तो एक साथ ऑफ नहीं किए जा सकते। तो इंटरलॉकिंग की ये बेसिक शर्तें होती है, और इसके साथ आपका आजकल जो नई है एचआर की शर्तों में आ जाता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे अलग से, या आपको जो PIRRA पढ़ाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। अब आपकी इंटरलॉकिंग जो व्यवस्था है वो अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो सबसे पहले जब गियर को ऑपरेट करने के लिए लीवर का प्रयोग किया जाता था, तो उसको अपन क्लब करके केबिन पे लेके आए थे, जिसको अपन मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के नाम से जानते हैं। फिर इसके ऊपर जब मैकेनिकल ऑपरेशन पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लगाया, तो उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल के नाम से जाना। और जब प्योरली उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जाने लगा, तो उसको अपन इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और उस इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के अंदर बेसिकली जो डिवाइस काम में ली जाती थी वो रिले होती थी, जो स्विचिंग का काम करती थी, एक सर्किट की इंफॉर्मेशन दूसरे सर्किट में वो ट्रांसफर करती थी, इसलिए इसको रिले के नाम से जाना जाता था। वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसको अपन रिले इंटरलॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक्चुअल में PI और RRI के नाम से भी आता है, पैनल इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो एक्चुअल में बड़े यार्ड में RRI बोला जाता है, छोटे यार्ड या बेसाइड स्टेशन में इसको PI के नाम से जानते हैं। फिर आपका इसका जो एडवांस है उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो आज की डेट में लेटेस्ट में रेलवे में लगाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था में कुछ भी नहीं है, वो इंटरलॉकिंग की जो सारी शर्तें थी, जो पहले आप एक मैकेनिकल लीवर फ्रेम के अंदर आप क्या करते थे, पीछे के इंटरलॉकिंग फ्रेम बना करके उसमें एक लीवर और दूसरे लीवर को आप इस तरह से कनेक्ट करते थे कि उनकी जो शर्तें हैं वो जब तक फुलफिल नहीं हो तब तक आपका लीवर ऑपरेट नहीं होता था, जिसको बाद में अपन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रिले के माध्यम से अचीव किया था। अब यहाँ पर उसको क्या क्या अपन फिजिकली ना करके एक प्रोग्राम लिख करके सुनिश्चित करते हैं, तो उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के नाम से जानते हैं। ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन सेक्शन आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर ये मैं PPT शेयर कर दूंगा, तो आपको ये देखो स्टेशन सेक्शन जो दे रखा है, ये ग्रीन लाइन जो दे रखी है, ये आपका स्टेशन सेक्शन कहलाता है। तो ये सिंगल लाइन और डबल लाइन के लिए अलग अलग रहेगा। तो सिंगल लाइन में जब बात करोगे तो एडवांस स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर, और अगर एडवांस स्टार्टर नहीं लगा तो सेंटिंग लिमिट बोर्ड से सेंटिंग लिमिट बोर्ड, और अगर वो भी नहीं है तो आउटर मोस्ट सिग्नल से लेकर आउटर मोस्ट पॉइंट से लेकर आउटर मोस्ट पॉइंट के बीच का जो भाग होता है वो आपका स्टेशन सेक्शन कहलाता है। और ये सिर्फ क्लास B कैटेगरी के स्टेशन पे होता है। और डबल लाइन के अंदर जब रहेगा तो ये एडवांस से लेके आउटर मोस्ट पॉइंट जो पीछे वाला है, ये आपका BSLB बोर्ड लगा है, तो वहां तक का जो भाग होता है वो आपका स्टेशन सेक्शन कहलाता है। फिर ये कि आता है इन रियर ऑफ सिग्नल और इन एडवांस ऑफ द सिग्नल। तो कोई भी सिग्नल जो लगा है लाइन के ऊपर, तो गाड़ी जब उसके डायरेक्शन में मूव करती है, तो जिस दौरान वो सिग्नल के अप्रोच में जो मूव करती है, वो पोर्शन जो होता है वो इन रियर ऑफ सिग्नल कहलाता है। और जब गाड़ी इस सिग्नल को क्रॉस करके जिस भाग पर मूव करती है, तो उसको इन एडवांस ऑफ द सिग्नल कहते हैं। खाली टर्मिनोलॉजी है। फॉलिंग मार्क ये आता है, दो रनिंग लाइन जो है, तो दो रनिंग लाइन के बीच की वो मिनिमम दूरी जो SOD में दे रखा है, जहाँ से वो दूरी कम होना स्टार्ट होती है, वहाँ पर एक मार्क लगाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं फॉलिंग मार्क। और ये नए SOD में आपका 5.3 मीटर दिया गया है। फिर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन में आते हैं। तो स्टेशन आपके बेसिकली दो भागों में बांटे गए हैं, एक आपके ब्लॉक स्टेशन कहलाते हैं, एक नॉन ब्लॉक स्टेशन कहलाते हैं। ब्लॉक स्टेशन आपके ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर गाड़ी को चलने के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। और नॉन ब्लॉक स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर आपको गाड़ी को चलने के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इनको अपन होल्ट या फ्लैग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके क्लास D कैटेगरी के स्टेशन भी कहलाते हैं। फिर आपका आता है ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक स्टेशन। तो ब्लॉक स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर गाड़ी को चलने के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता होती है, और अथॉरिटी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्लास A, क्लास B और क्लास C। तो क्लास A की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है, क्लास A स्टेशन वो ऐसे स्टेशन होते हैं जो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तब भी दे सकते हैं जब इनके यहाँ पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर या जिस लाइन में वो गाड़ी लेगा वहाँ के स्टार्टर तक की जगह खाली होनी चाहिए। ऐसा स्टेशन अगर है तो वो स्टेशन क्लास A कहलाता है, कैटेगरी का स्टेशन। और क्लास A कैटेगरी का स्टेशन अगर एक बार आपने लाइन क्लियर दे दिया, उसके बाद आप स्टेशन यार्ड में कोई संटिंग मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो स्टेशन होता है इसको अपन क्लास A कैटेगरी का स्टेशन कहते हैं। फिर आपका क्लास B, तो क्लास B का मैंने बताया था कि इसका एक भाग होता है जिसको अपन स्टेशन सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर देने के बाद भी इस तरह के स्टेशन पर संटिंग मूवमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे जो स्टेशन होते हैं इसको अपन क्लास B बोलते हैं।
या इसको अपन नई डेफिनेशन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ सभी लाइनें भरी होने के बावजूद यानी ऑक्यूपाइड होने के बावजूद भी सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर दिया जा सकता है। और क्लास सी स्टेशन एक्चुअल में लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं और ये एक ऐसे स्टेशन होते हैं जो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तभी देते हैं जब पहले वाली गाड़ी होम सिग्नल को पार करके 400 मीटर की दूरी तय कर चुकी है और आगे भी रनिंग अवस्था में है। तो ऐसे स्टेशन जो होते हैं उनको अपन क्लास सी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है ABC स्टेशन, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। फिर आपका आता है अप्रूव्ड स्पेशल स्टेशन। एक्सक्यूज मी, एक थोड़ा सा फोन आ रहा है, मैं फोन अटेंड करके कंटिन्यूस करता हूँ। तो अप्रूव एक आता है आपका अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ये एक्चुअल में आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो CRS के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। एक्चुअल में आपका जो भी रेलवे की सेफ्टी से संबंधित जो है जिसमें डिविएशन जब आता है तो उसके लिए जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो इश्यू करता है वो CRS के द्वारा किया जाता है, उसको अपन अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको जो इश्यू करता है वो कौन करता है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS। हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया था। सिग्नल अपने पास दो तरह के रहेंगे। एक मेन सिग्नल होते हैं। मेन सिग्नल अपन उनको बोलते हैं जिनके ऊपर ट्रेनों का मूवमेंट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर होता है, उनको अपन मेन सिग्नल बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक आपका रिसेप्शन होता है, एक डिस्पैच होता है। रिसेप्शन में जो है वो आपका डिस्टेंट, इनर डिस्टेंट और आपका होम सिग्नल आता है। इसमें होम सिग्नल आपका स्टॉप सिग्नल है। इसमें होम सिग्नल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है आपका लेआउट। तो उसमें मेन जो सबसे बाहर होता है उसको अपन होम बोलते हैं, बाकी अंदर जो होता है उसको राउटिंग या इनर होम के नाम से जानते हैं। फिर आपका एक होता है डिस्पैच सिग्नल। डिस्पैच ये आपके प्योरली स्टॉप सिग्नल होते हैं और ये स्टेशन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए काम में ली जाता है। तो ये सारे स्टॉप सिग्नल है। तो उसमें बर्थिंग ट्रैक पे सबसे पहले जिस स्टॉप सिग्नल पे गाड़ी स्टार्ट होती है अपन इसको स्टार्टर बोलते हैं। और उसके बाद उस स्टेशन का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है यानी जहाँ से ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पर जो स्टॉप सिग्नल होता है इसको अपन लास्ट स्टॉप सिग्नल के नाम से जानते हैं या उसको अपन एडवांस स्टार्टर भी कहते हैं। और अगर यार्ड बड़ा है उस समय स्टॉप सिग्नल या एक से ज़्यादा ब्लॉक खंड है उस समय बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में एक और स्टॉप सिग्नल लगता है तो उसको अपन इंटरमीडिएट स्टॉप सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो ये तो सिग्नलों के नामकरण हो गए। अब ये दिखते कैसे वो ये है, तो उसमें देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में जो सिग्नल का जो ऑन एस्पेक्ट होता है, ऑन एस्पेक्ट अपन उसको बोलते हैं जो यूनिट होती है उसमें सबसे नीचे वाला जो एस्पेक्ट रहेगा एक सिग्नल की जो यूनिट है, चाहे वो 2 एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट या 4 एस्पेक्ट की जो रहेगी मेन सिग्नल की जो यूनिट, उसमें जो सबसे नीचे वाला जो एस्पेक्ट होता है वो ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। और स्टॉप सिग्नल के कंसर्न में या संबंध में इस ऑन एस्पेक्ट का जो कलर रहेगा वो हमेशा लाल रहेगा। और यह रेल के टॉप लेवल से 3.65 मीटर पे लगाया जाता है जिसको अपन ड्राइवर का आई लेवल भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी पूछा जा सकता है कि ड्राइवर के आई लेवल पे कौन सा एस्पेक्ट होता है, तो ऑन एस्पेक्ट होता है। और स्टॉप सिग्नल के संदर्भ में जब बात करेंगे तो वो आपका रेड एस्पेक्ट होता है। और जब परमिटिव सिग्नल के संदर्भ में बात करेंगे तो सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी है तो उसका जो ऑन एस्पेक्ट है वो येलो है। और अगर डबल डिस्टेंट टेरिटरी है उसमें मेन जो डिस्टेंट सिग्नल है उसका जो ऑन एस्पेक्ट है वो डबल येलो है, यानी उसमें 2 येलो जलते हैं। स्टॉप सिग्नल में जब लाल जल रहा है इसका मतलब डेड स्टॉप खड़े रहना है। बाकी के जो कॉशन, प्रोसीड और अटेंशन 3 एस्पेक्ट है। इसमें एक अटेंशन के बारे में ये पूछा जा सकता है अटेंशन एस्पेक्ट क्या है। तो अटेंशन एस्पेक्ट जो होता है ये एक्चुअल में इस एस्पेक्ट को जो गाड़ी क्रॉस करके जाती है उस समय सेक्शन की मैक्सिमम स्पीड पे क्रॉस करती है, ध्यान।
लेकिन उस हिसाब से करते उस समय ड्राइवर को ये मैसेज देता है अगला जो स्टॉप सिग्नल है उसको कॉशियसली पार करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल की स्थिति क्लियर नहीं है। और प्रोसीड है जिसको अपन ग्रीन एस्पेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब गाड़ी को सेक्शन की जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है उससे क्रॉस करके जाना है, क्योंकि आगे के सारे सिग्नल क्लियर है या आगे का जो ब्लॉक सेक्शन है वो भी क्लियर है। प्रोसीड अगर लिखा है इसका मतलब क्लियर आएगा। और डबल येलो इसको अपन अटेंशन एस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस सिग्नल को जो गाड़ी क्रॉस करती है वो मैक्सिमम स्पीड जो सेक्शन की उसी से क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोको पायलट को कि अगला जो स्टॉप सिग्नल है उसको कॉशियसली उसको पार करना। और ये जो येलो एस्पेक्ट दिख रहा है इसको कॉशन एस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आ गया। अब इसमें ये आता है कि अपने पास जो स्टॉप सिग्नल है वो कितने हैं। तो इसमें तो स्टॉप सिग्नल अपने पास तीन तरह के हैं, एक 2 एस्पेक्ट, एक 3 एस्पेक्ट, एक 4 एस्पेक्ट। तो नॉर्मली अपन 2 एस्पेक्ट और 3 एस्पेक्ट ही काम में लेते हैं। 4 एस्पेक्ट अपन विशेष परिस्थिति में काम में लेते हैं। 4 एस्पेक्ट अपन काम में लेंगे उसमें देखो पहली कंडीशन ये आती, अगर आपका कोई 2 स्टॉप सिग्नल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका जो नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया गया उसके बराबर या उससे कम है, उस परिस्थिति में अपन वहाँ पे 3 एस्पेक्ट में लेकर के 4 एस्पेक्ट काम में लेते हैं। या फिर आपकी कोई गोलाई आ रही है या कोई ब्रिज आ गया या कोई टनल आ गई जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, उस समय एडवांस में उस सिग्नल के एस्पेक्ट को रिपीट करने के लिए अपन एस्पेक्ट की पोजीशन रिपीट करते हैं। तो 2 से 3, 3 से 4 में अपन कन्वर्ट करके काम में लेते हैं। तो ये आपका हो गया 3। अब आपके जो कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था होती है उसमें सिग्नल अगर ब्लैंक हो जाए तो यूनिट आपकी एक जैसी दिखाई देती है, तो उसकी पहचान करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिग्नल पोस्ट के ऊपर मार्कर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो अपने पास जो सिग्नल आया था वो आपका एब्सोल्यूट सिग्नल व्यवस्था का स्टॉप सिग्नल था, तो उसके ऊपर अपन ने कोई मार्कर नहीं लगाए। लेकिन उसके बाद जितने भी आवश्यकता अनुसार जो सिग्नल अपन ने डिजाइन किए तो उनके ऊपर अपन ने मार्कर का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जब स्टॉप सिग्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ने जो प्री वार्न करने के लिए जो सिग्नल लगाया था उसको अपन ने डिस्टेंस के नाम से जाना, वो परमिजिव सिग्नल था तो उसके ऊपर पी मार्कर का प्रयोग करते हैं। तो पी मार्कर में बैकग्राउंड आपका सफेद रहता है और काले अक्षर में उसमें पी लिखा रहता है। तो पी लिखा है इसका मतलब ये परमिजिव सिग्नल है और गाड़ी को यहाँ पर ऑन स्थिति में खड़े होने की जरूरत नहीं है। फिर आपका इसमें आता है आपका कुछ और मार्कर भी है, जैसे सी मार्कर। सी मार्कर का जो प्रयोग है, तो अगर उस सिग्नल के ऊपर कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है जिसको अपन सिग्नल मैनेजर के नाम से भी जानते हैं, तो कॉलिंग ऑन अगर सिग्नल लगा है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए उसके नीचे सी मार्कर का प्रयोग करते हैं। और सी मार्कर के ऊपर भी जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद है और काले अक्षर से उसमें सी लिखा रहता है। फिर आपका एक आता है आईबी, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल व्यवस्था का अगर वो स्टॉप सिग्नल है तो उसके ऊपर आईबी लिखा रहेगा। फिर आपका गेट सिग्नल है तो खाली गेट का याद रखें कि गेट का जो मार्कर है उसका बैकग्राउंड का कलर येलो होता है और उसमें ब्लैक अक्षर से जी लिखा रहता है, यानी इसको अपन बोलते हैं गेट स्टॉप सिग्नल। और उसके बाद एक आपका रहता है ए मार्कर। तो ए मार्कर में भी आपका क्या है, बैकग्राउंड सफ़ेद है और काले अक्षर से ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था का स्टॉप सिग्नल। अब ये मार्कर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर स्टॉप सिग्नल और उसकी पहचान देने के लिए, एक्चुअल में लोको पायलट को ये पता चल सके कि वर्किंग ऑफ सिस्टम के तहत उस सिग्नल को कैसे उसको पार करके जाना है या वो सिग्नल किस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपन मार्कर का प्रयोग करते हैं। फिर एक आपका आता है इल्यूमिनेटेड है, चमकता हुआ है। तो चमकता हुआ बैकग्राउंड पूरा काला है और येलो कलर में लाइट जलती है, जिसको अपन इल्यूमिनेटेड ए बोलते हैं या ए साइन के नाम से भी जानते हैं। ए साइन का प्रयोग अपन तब करते हैं जब वो सिग्नल दो तरीके से बिहेव करता है, यानी आपके स्टेशन पे जब रिसेप्शन सिग्नल जब लेते हो तो गाड़ी या तो आपकी मेन लाइन से रन थ्रू जाएगी या स्टेशन पर खड़ी होकर जाएगी। तो उस समय जब ए में लाइट जल रही है उस समय वो स्टॉप सिग्नल आपका ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था के जो रूल है उसको फॉलो करेगा, और अगर ए में लाइट नहीं जल रही है उस समय वो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था का जो स्टॉप सिग्नल है उस तरह से बिहेव करेगा। फिर एक आपका गेट के साथ जब ए लगा है, ए साइन, इसका मतलब ये है कि यह गेट का जो स्टॉप सिग्नल है वो आपकी ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था की जो टेरिटरी है वहाँ पे लगा हुआ है, और गेट जब आपका बंद और लॉक होगा तो ही ए में लाइट जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। फिर आपका आता है ए और एजी। ए और एजी मार्कर भी लगे होते हैं। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ए में एक्चुअल में ये बताता है कि इस सिग्नल के आगे गेट और पॉइंट दोनों हैं, यानी ये स्टेशन यार्ड के अंदर है। तो जब ए में लाइट जल रही है इसका मतलब ये होता है पॉइंट सेट एंड लॉक है, गेट बंद और लॉक है, और एजी में लाइट जल रही है इसका मतलब पॉइंट सेट एंड लॉक है लेकिन गेट लॉक नहीं है, और अगर पॉइंट फेल है तो दोनों में लाइट नहीं जलेगी। तो ये थोड़ा सा हो गया आपका
फिर आपके ये तो हो गए मेन सिग्नल के बारे में। फिर आपका आता है सबसाइटी सिग्नल। सबसाइटी सिग्नल में जो है वो मुख्यतः दो है, एक आपका शंट सिग्नल, एक आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो शंट सिग्नल का प्रयोग अपन शंटिंग के लिए करते हैं। तो ये भी 3 तरह के थे। आर्म टाइप अभी खत्म हो गया, कोई पूछेगा नहीं आपको। और एक आपका होता था क्या बोलते हैं डिस्क टाइप, वो भी खत्म हो गया। अभी जो आता है वो कलर लाइट में पोजिशन लाइट टाइप आता है। इसको पोजिशन लाइट टाइप क्यों बोलते हैं कि लाइट की पोजीशन से पता चलता है कि ये ऑन है या ऑफ है। तो जब हॉरिजॉन्टल 2 लाइट जल रही है इसका मतलब ये ऑन स्थिति में है, जब डायगोनल 2 लाइट जलती है इसका मतलब ये ऑफ स्थिति में। शंट सिग्नल के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसको कहाँ लगा सकते हैं। तो शंट सिग्नल को देखो अकेले पोस्ट पे लगा सकते हैं, उस समय ये इंडिपेंडेंट शंट कहलाता है। जब ये स्टॉप सिग्नल के साथ लगता है उस समय हमेशा उसके नीचे लगता है। तो नीचे लगेगा तो उस समय डिपेंडेंट शंट सिग्नल कहलाएगा। और जब डिपेंडेंट शंट सिग्नल होता है उस समय ऑन स्थिति में कोई लाइट नहीं जलती, ऑफ होगा तभी लाइट चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक स्टॉप सिग्नल में कब लगाएंगे, तो इसको आप एलएसएस और एफएसएस को छोड़ करके किसी भी स्टॉप सिग्नल पे लगा सकते हैं। एलएसएस और एफएसएस को छोड़ करके किसी भी स्टॉप सिग्नल के साथ इसको लगाया जा सकता है। और शंट सिग्नल में ये भी पूछा जाता है कि इसमें अप्रोच लॉकिंग रहती है और एक इसके अंदर बर्थिंग ट्रैक प्रूफ नहीं किया जाता है। रूट के पॉइंट और ट्रैक और आइसोलेशन के वो प्रूफ किया जाएगा, लेकिन बर्थिंग ट्रैक इसमें प्रूफ नहीं करते। फिर आपका आता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है वो एक्चुअल में मैनेजर सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको अपन एलएसएस को छोड़ करके किसी भी स्टॉप सिग्नल के साथ लगा सकते हैं, लेकिन रिसेप्शन सिग्नल पे जब लगाते हैं तो अपन को अलग से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिस्पैच सिग्नल पे जब लगाते हैं तो सीआरएस से अपन को परमिशन लेना रहता है इसमें। ठीक है, और ये सिग्नल एक्चुअल में उसके रूट के पॉइंट आइसोलेशन के पॉइंट को प्रूव करता है। इसमें कोई भी ट्रैक प्रूफ नहीं किया जाता है एक्सेप्ट कॉलिंग ऑन ट्रैक। तो इसमें कॉलिंग ऑन ट्रैक दिया जाता है, वो एक्चुअल में इनिशिएशन के लिए लिया जाता है कि गाड़ी वहाँ पर डेड स्टॉप खड़ी है उसके बाद ही वो सिग्नल ऑफ है। तो ये एक्चुअल में एसडब्ल्यूआर में आपके स्टेशन मास्टर की ड्यूटी के अंदर आता है, वो ये इंश्योर करे। और ये इनिशिएशन के लिए ट्रैक बनाते हैं जिसको अपन कॉलिंग ऑन ट्रैक के नाम से जानते हैं। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल हो गया आपका। अब आपका कॉलिंग ऑन में क्वेश्चन आता है कि इसमें टाइम डिले दे रखा उसमें क्या है। तो डिस्पैच सिग्नल पे जब लगाते हो तो 0 टाइम डिले है, यानी वहां पर तुरंत आ जाता है। लेकिन रिसेप्शन सिग्नल पे लगाते हो तो उसमें 60 सेकंड का टाइमर रहता है। और कैंसिलेशन के लिए 120 सेकंड रहेगा कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन। फिर आपके कुछ बोर्ड्स होते हैं, ये बोर्ड्स भी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए लगाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले साइटिंग बोर्ड्स आते हैं। तो 2 साइटिंग बोर्ड है, जिसको पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, तो उस पर येलो और ब्लैक कलर की डायगोनल पट्टी होती है। और एक होता है गुड्स वार्निंग बोर्ड, जिसमें 2 येलो पट्टी क्षैतिज अवस्था में होती है और बीच में रिंग होती है, येलो डिस्क होती है। तो येलो पट्टी है और येलो डिस्क है और बैकग्राउंड काला है पूरा। इस तरह का जो बोर्ड होता है इसको बोलते हैं गुड्स वार्निंग बोर्ड। और ये जो है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। ये साइटिंग बोर्ड 2 एकमात्र बोर्ड है जिसके पोस्ट का जो कलर है येलो और ब्लैक होता है, येलो और ब्लैक। और इसकी जो मोटाई होती है पट्टी की वो 300 mm होती है। अब यहाँ पर आता है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगता कब है। तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड का अपन प्रयोग तब करते हैं जब वहाँ पर परमिजिव सिग्नल नहीं लगा है। उस स्थिति में सेक्शन में आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को ये अलर्ट करने के लिए आगे स्टेशन सेक्शन शुरू होने वाला है या स्टॉप सिग्नल या सिग्नल टेरिटरी स्टार्ट होने वाली है, उसकी सूचना देने के लिए इसको लगाते हैं। इसको अपन बोलते हैं पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। और अगर वहाँ पे परमिजिव सिग्नल लगाया तो इस बोर्ड को लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बोर्ड हमेशा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में बात करेंगे तो 1 किलोमीटर पहले लगेगा। फिर आपका आता है गुड्स वार्निंग बोर्ड। तो गुड्स वार्निंग बोर्ड लगाने के लिए जो कंडीशन है उसमें पहले ये सेक्शन में गुड्स ट्रेन की स्पीड 72 km से ज़्यादा है। उस स्थिति में अब देखो यहाँ पे मैंने स्पीड मेंशन की, इसका मतलब क्या है, इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो उसकी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए उसको मार्जिन ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको और पहले लगाते हैं। तो जब सेक्शन में गुड्स ट्रेन की स्पीड 72 km से ज़्यादा है उस स्थिति में उस सेक्शन के लोको पायलट यानी उस गुड्स ट्रेन के लोको पायलट को अलर्ट करने के लिए अलग से एक बोर्ड लगाते हैं जिसको बोलते हैं गुड्स वार्निंग बोर्ड। और ये गुड्स वार्निंग बोर्ड हमेशा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर पहले लगेगा, या 1.4 किलोमीटर बोल दो, 1400 मीटर पहले लगाया जाता है। और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड 1 किलोमीटर पहले लगाया जाता है। और गुड्स वार्निंग बोर्ड अगर आपकी डबल डिस्टेंस की व्यवस्था है तो वहाँ पर आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ यह भी बताते हैं डबल डिस्टेंस का व्यवस्था प्रोविजन कब करते हैं।
तो जब सेक्शन में गाड़ी की स्पीड 120 kmph से ज़्यादा है या गुड्स ट्रेन की स्पीड 100 kmph से ज़्यादा है तो वहाँ पर डबल डिस्टेंस का प्रोविजन किया जाता है। अगर गाड़ी की स्पीड 120 kmph से ज़्यादा है, ट्रेन जो नॉर्मल ट्रेन है, और गुड्स ट्रेन की स्पीड 100 kmph से ज़्यादा है तो आप पर डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करते हैं। डबल डिस्टेंस का जब प्रोविजन करते हैं तो उस समय जो मेन डिस्टेंस होता है वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 2 किलोमीटर पहले लगता है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। उस समय अंदर एक और स्टॉप सिग्नल परमिटिव सिग्नल होता है जिसको अपन इनर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। कहाँ पर ये लगाएंगे डबल डिस्टेंस और सिंगल डिस्टेंस। और सब साइड डी सिग्नल कॉलिंग ऑन आगे, ये देखो सी मार्कर लगा, इसका मतलब ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है, ये शंट है। एक आपका जो है सिग्नल जितने भी हैं वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में लगाए जाएंगे। किस तरफ लगाए जाएंगे? अगर किसी परिस्थिति की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप नहीं लगा पा रहे हो उस समय वो सिग्नल लगाया जाएगा राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में लगाने के लिए जो परमिशन आती है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के तहत आती है, वो पीसीओ इश्यू करता है। ये ध्यान रखें, इसको इश्यू कौन करेगा? पीसीओ इश्यू करेगा। और राइट हैंड साइड में जब सिग्नल लगा रहेगा तो उसमें ये मैंडेटरी है, वहाँ पर एक एरो लगा रहेगा और वो एरो ये मेंशन करेगा ये जो स्टॉप सिग्नल है वो किस लाइन के लिए। और जब भी आप सिग्नल पोस्ट लगाएंगे तो रेल सेंटर से इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2.36 है एक्चुअल में नॉन आरई में। अभी आरई में कॉमन जो प्रैक्टिस काम में लेता है तो आरई के हिसाब से पूरे यार्ड हो गए तो वहाँ पे 2.844 जगह पर रखते हैं। और अगर मान लो किसी वजह से वो डिस्टेंस कम है तो उस सिग्नल के पोस्ट के ऊपर अपन क्या करते हैं, रेड पेंट करके वाइट अक्षर से उसकी डिस्टेंस मेंशन करते हैं। तो अगर दो ट्रैक सेंटर के बीच में आ रहा है तो दोनों ट्रैक से उसकी जो डिस्टेंस है वो उसके ऊपर मेंशन रहेगी। अगर वो एसओडी की डिस्टेंस फुलफिल कर रहा है तो खाली अपन नॉर्मल पेंट से उस पर लिख देंगे, लेकिन अगर वो डिस्टेंस कम है तो उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पर रेड बैकग्राउंड करेंगे, यानी लाल पट्टा लगा करके उसके ऊपर व्हाइट कलर से वो डिस्टेंस मेंशन रहेगी। ये कब करेंगे? जब वो डिस्टेंस एसओडी से कम है तब। और फिर आपके लोकेशन बॉक्स या जो भी आते हैं तो वो भी अगर एसओडी से अगर कम है तो वहाँ पे भी उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, येलो और ब्लैक कलर का पट्टा लगाते हैं। और डबल डिस्टेंस व्यवस्था के अंदर जो सिग्नल लगाया आपने तो मेन डिस्टेंस, अगर ये लोको पायलट ये बताने के लिए ये डबल डिस्टेंस टेरिटरी में तो सिग्नल पोस्ट के ऊपर भी येलो और ब्लैक कलर का ये पेंट किया जाता है, जिसकी मोटाई जो रहती है वो 300 mm रहती है। तो ये आपका ये खाली आइडेंटिफिकेशन के लोको पायलट को बताने के लिए, तो ये येलो और ब्लैक पेंट रहेगा डबल डिस्टेंस टेरिटरी में मेन डिस्टेंस के ऊपर। इनर डिस्टेंस पे ये कलर नहीं होता है और सिंगल डिस्टेंस टेरिटरी है तो वहाँ पे ये कलर नहीं होता है। तो आपका ये हो गया शंट सिग्नल। ये GR 5.13 में इसके बारे में मेंशन कर रखा है, सॉरी 3.14। अब आपका एक ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आपके जो सिग्नल अगर एक ही पोस्ट के ऊपर शंट और कॉलिंग ऑन दोनों आ रहे हैं तो किस सीक्वेंस में लगाएंगे। तो इसको आप ये इस तरीके से याद रखें, अल्फाबेट में C पहले आता है और S बाद में आता है। तो सिग्नल पोस्ट पे जब एक से ज़्यादा लगाए जाते हैं, यानी कॉलिंग और शंट कंबाइन करते हैं, एक ही पोस्ट पे लगाते हैं, तो ऊपर तो आपकी मेन सिग्नल की यूनिट हो गई, उसके नीचे आपका सबसे पहले कॉलिंग ऑन आएगा और नीचे शंट सिग्नल आएगा, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये कलर आ गया जी मार्कर आपका, ये गेट स्टॉप सिग्नल के बारे में बता रहा है। ये अभी मैंने मार्कर आपको पहले बता दी। हाँ, ये आर का बताना रह गया। ये सिग्नल एक्चुअल में रिपीटेड सिग्नल के बारे में बताता है। आर मार्कर है तो ये सफ़ेद बैकग्राउंड है और काले अक्षर से आर लिखा है। और अगर इल्यूमिनेटेड आर है तो ये बताता है रिपीटेड सिग्नल और जो सिग्नल है उसके बीच का जो पोर्शन है वो ट्रैक सर्किटेड। और रिपीटेड सिग्नल अगर फेल है तो गाड़ी को वहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं, गाड़ी ये मान के चलेगी कि आगे का जो सिग्नल है वो ऑन है और वहाँ तक कॉन्शियसली जाएगी। उसके बाद वो सिग्नल जैसा बताएगा वैसे आगे बढ़ेगी। एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता था पहले को एक्टिंग, एक्चुअल में को एक्टिंग जो सिग्नल है वो मैकेनिकल में होता था, कलर लाइट में नहीं होता है। ये पी मार्कर, कॉलिंग ऑन मार्कर, ये मार्कर बता दिया।
फिर आपके ये कुछ इंडिकेटर भी आते हैं, ये पॉइंट या ट्रैप इंडिकेटर कहलाते हैं, टारगेट टाइप होता है। ये एक्चुअल में नॉन इंटरलॉक पॉइंट पे लगाते हैं। अगर उसकी पोजीशन सेंट्रल प्लेस जहाँ से स्टेशन कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे इसकी पोजीशन रिपीट नहीं हो रही है, उस समय उस पॉइंट या ट्रैप के स्टेटस को बताने के लिए उस पॉइंट के पास में ही ये इंडिकेटर लगाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं टारगेट टाइप इंडिकेटर। पॉइंट पे जब लगता है तो पॉइंट टारगेट टाइप, और ट्रैप पे लगता है तो ट्रैप टारगेट टाइप इंडिकेटर कहलाता है। जैसे ये ट्रैप टारगेट टाइप इंडिकेटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉइंट के ऊपर जो डिस्क का कलर है वो सफ़ेद है, और ट्रैप पे जो डिस्क का कलर है वो आपका रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सफ़ेद डिस्क दिख रही है, इसका मतलब पॉइंट नॉर्मल स्थिति में। और पॉइंट की नॉर्मल स्थिति वो होती है जब उसके ऊपर से मैक्सिमम जो स्पीड दे रखी है गाड़ी वहाँ से पास हो सकती है, वो स्थिति उस पॉइंट की नॉर्मल स्थिति कहलाती है। और इसके अलावा जो होता है वो उसका डाइवर्जन या रिवर्स कंडीशन कहलाता है। तो जब पॉइंट रिवर्स में है उस समय इस डिस्क के किनारे दिखाई दे, ये जब सामने डिस्क दिख रही है इसका मतलब पॉइंट नॉर्मल है, और डिस्क के किनारे दिख रहे हैं इसका मतलब ये पॉइंट आपका रिवर्स कंडीशन है। ये तो डे एस्पेक्ट हो गया। और नाइट के अंदर इसमें येलो कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब पॉइंट नॉर्मल है, और ग्रीन कलर की लाइट जल रही है इसका मतलब पॉइंट रिवर्स। और ट्रैप में जब लाल कलर की डिस्क दिख रही है इसका मतलब ये ट्रैप ओपन कंडीशन में है, यानी ये नॉर्मल स्थिति कहलाती है। और जब ये ट्रैप क्लोज कंडीशन होगा ये इसकी रिवर्स कंडीशन कहलाती है। तो रिवर्स कंडीशन भी डिस्क के किनारे आपको दिखाई देते हैं। और ये डे एस्पेक्ट हो गया, नाइट में लाल कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट रहती है। फिर आपका एक रूट इंडिकेटर आता है। तो कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में एक्चुअल में क्या होता है कि यूनिट आपकी एक ही लगती है, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग पोस्ट नहीं लगाते। जैसे मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में क्या करते थे, डिफरेंट लाइन को कंट्रोल करने के लिए ब्रैकेटेड प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर हर एक लाइन के लिए अलग से मिनी पोस्ट लगा करके वहाँ पर आर्म लगाई जाती थी। लेकिन कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में यह नहीं करते हैं। तो कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में जो सिग्नल लगा है वो किस लाइन के लिए ऑफ किया गया उसकी जानकारी देने के लिए एडिशनली हम उसी सिग्नल यूनिट के ऊपर या अलग पोस्ट लगा करके इसकी सूचना देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं रूट इंडिकेटर, जो ये बताता है कि ये सिग्नल किस रूट के लिए दिया है। तो अपने पास दो तरह के हैं, एक आपका आता है जंक्शन टाइप और एक आपका आता है मल्टी लैम्प टाइप, और एक होता है आपका स्टेंसिल टाइप। तीन तरह के सर। जो पहला आपको यहाँ दिख रहा है इसको जंक्शन टाइप बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो लैम्प का जो कॉम्बिनेशन लगा, आजकल ये एलईडी टाइप आने लग गए हैं, तो ये 5x7 का जो लैम्प का कॉम्बिनेशन होता था इसको मल्टी लैम्प टाइप बोलते हैं। और एक होता है स्टेंसिल टाइप। स्टेंसिल टाइप में क्या होता है, अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखा रहता है, और मल्टी लैम्प में ये न्यूमेरिक फॉर्म में बताता है, यानी एक लाइन में गाड़ी आ रही है, दो लाइन में जा रही है, तीन लाइन में जा रही है। और स्टेंसिल टाइप में क्या होता है, ये मेन लाइन, गुड्स लाइन या लूप लाइन, जो भी मतलब है साइडिंग, तो वो एस अल्फाबेट फॉर्म में वहाँ पे लिखा रहता है, इसको बोलते हैं स्टेंसिल टाइप। अब यहाँ पर खाली आपको ये ध्यान देना है कि जब गाड़ी की स्पीड 15 kmph से कम है या 15 kmph तक है तब आप इन तीनों में से कोई भी एक काम में ले सकते हो। लेकिन गाड़ी की स्पीड अगर 15 kmph से ज़्यादा है तो वहाँ पर जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर या डायरेक्शनल टाइप रूट इंडिकेटर ही काम में लिया जाए। फिर आपके यहाँ पर ये दो बोर्ड भी आता है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और संटिंग लिमिट बोर्ड। तो संटिंग लिमिट बोर्ड का प्रयोग अपन क्लास बी कैटेगरी के स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की मार्किंग करने के लिए लगाते हैं, यानी ये बताने के लिए इसके आगे आपका ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और गाड़ी को उस बोर्ड को पार करके नहीं जाना है जब तक कि वहाँ पर उसको पार करने के लिए अलग से अथॉरिटी न दी जाए। तो इसको बोलते हैं संटिंग लिमिट बोर्ड। तो संटिंग लिमिट बोर्ड कब लगाते हैं, जब आपका LSS नहीं लगा है, उस कंडीशन में वो क्लास बी कैटेगरी का स्टेशन है और वहाँ क्योंकि आगे ब्लॉक सेक्शन है, तो इसको अपन बोलते हैं संटिंग लिमिट बोर्ड। तो संटिंग लिमिट बोर्ड जो है येलो बैकग्राउंड है, काली क्रॉस पट्टी लगी है और नीचे लिखा रहता है संटिंग लिमिट बोर्ड, और पोस्ट पे आपका व्हाइट और ब्लैक कलर रहता है। ठीक है, अब ये बोर्ड लगाते हैं कहाँ पर, तो लगाने के लिए एक्चुअल में इसमें जो है LSS का जो लोकेशन है वही आता है। तो LSS का जो लोकेशन है वो क्या है, आउटर मोस्ट जो पॉइंट रहता है या सन सिग्नल है वहाँ से सिग्नल ओवरलैप की दूरी पे इसको लगाया जाता है। और एक आता है आपका ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, जिसको BSLV बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो BSLV बोर्ड का प्रयोग देखो सिंपल है, ये डबल लाइन में होता है, पहली कंडीशन तो इसकी है, सिंगल लाइन में इसका प्रयोग नहीं करते। और डबल लाइन में कब करते हैं, जब या तो रिसेप्शन सिग्नल के बाद में कोई पॉइंट नहीं है या पहला पॉइंट वहाँ पे ट्रेलिंग पड़ रहा है। देखो दो कंडीशन, या तो डबल लाइन के अंदर उस लाइन के ऊपर या तो कोई पॉइंट नहीं है रिसेप्शन सिग्नल के आगे, या रिसेप्शन सिग्नल के आगे पहला पॉइंट जो पड़ रहा है वो ट्रेलिंग पड़ रहा है। उस स्थिति में वहाँ पर वो क्लास बी कैटेगरी का स्टेशन है, तो ये बताने के लिए इसके आगे ब्लॉक सेक्शन है, तो वहाँ पर ये BSLV बोर्ड का प्रयोग किया जाता है।
और ये बीएसएलवी बोर्ड जो है वो स्टॉप सिग्नल से, यानी रिसेप्शन सिग्नल है सिग्नल, वहां से ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पे लगाया जाता है। और जब ये लगाता है तो उस समय ये भी इंश्योर करते हैं ये फॉलिंग मार को प्रोटेक्ट करते हुए लगेगा, यानी ये इसके बाहर लगेगा, अंदर की तरफ नहीं लगेगा। ये दोनों बोर्ड जो है, इन दोनों बोर्ड का जो फेस है वो हमेशा स्टेशन की तरफ होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, गुड्स वार्निंग बोर्ड है, ये आपका पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, और ये एकमात्र बोर्ड है जिनके पोस्ट के ऊपर येलो और ब्लैक कलर होता है। बाकी जितने भी पोस्ट आप देखोगे वहां पर आपका व्हाइट और ब्लैक कलर रहेगा। फिर आपके कुछ अलग से भी बोर्ड होते हैं, एस मार्कर बोर्ड, अगर ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसकी स्थिति बताने के लिए, साइडिंग की कंडीशन बताने के लिए एस मार्कर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। येलो बैकग्राउंड है, काले अक्षर से एस लिखा है। फिर आपका स्पीड इंडिकेटर है, ट्राइंगल बोर्ड, तो जहाँ पर भी आपको परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो उस समय ये स्पीड इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ट्राइंगल बोर्ड रहता है, येलो बैकग्राउंड है और ब्लैक अक्षर में उसके अंदर स्पीड लिखी रहती है। फिर आपका एक कॉशन इंडिकेटर होता है, जहाँ पे कॉशन इम्पोज किया जाता है वहाँ पर इस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पीछे फिश-टेल रहता है, आगे एरो शेप है, और जो क्वेश्चन जहाँ पर खत्म होगा तो वहाँ पर एक टर्मिनेशन बोर्ड लगाते हैं जिसको अपन टीपी या टीजी के नाम से जानते हैं। टीपी, पी फॉर पैसेंजर, जी फॉर गुड्स। एक्चुअल में पैसेंजर और गुड्स की जो लंबाई अलग अलग होती है तो उस कंडीशन में ये अलग अलग लगाया जाता है। अगर लंबाई सेम है तो एक बोर्ड से काम चला लेते हैं। तो और ये जो बोर्ड लगाया जाता है वो उस सेक्शन में चलने वाली अधिकतम लंबाई की जो गाड़ी है उस पर लगाया जाता है। तो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे भी कॉशन इम्पोज किया है तो जो साइट है उससे इसको पहले लगाया जाता है, और जो वर्क प्लेस खत्म होता है वहाँ से एक गाड़ी की लंबाई की दूरी पर ये टर्मिनेशन बोर्ड लगाता है, जो ये बताता है कि अब आपको ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे खत्म कर दें। ये सिग्नल ओवरलैप या एडिक्वेट डिस्टेंस के जो बारे में जो डेफिनेशन दी गई वो जीआर के 1.02 में दिया गया है। अब यहाँ पर आता है कि आपका कंडीशन ऑफ टेकिंग ऑफ सिग्नल को ऑफ करने के लिए वो जीआर 3.40 में आप देखोगे होम सिग्नल को आपको ऑफ करने की शर्तें क्या है। तो होम सिग्नल को ऑफ करने की जो शर्त है वो सिंगल लाइन और डबल लाइन के लिए अलग अलग है। तो सिंगल लाइन में जब बात करेंगे तो सिंगल लाइन में जब होम सिग्नल आपको ऑफ करना है तो उसके आगे जो स्टार्टर सिग्नल आ रहा है उसके आगे एक पर्याप्त दूरी खाली होनी चाहिए। लाइन इज क्लियर फॉर एन एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड द ट्रेलिंग पॉइंट, यानी ट्रेलिंग पॉइंट के बाद तक या स्टार्टर के बाद या आउटर मोस्ट पॉइंट के बाद तक आपके अगर स्पेस खाली है तो ये आप होम सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। और डबल लाइन के अंदर आपका क्या रहेगा, स्टार्टर के बाद एक पर्याप्त दूरी तक जगह खाली होनी चाहिए, तो ये आप होम सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। और एलएसएस के लिए जीआर 3.42 में दिया गया है, या आईबीएस सिग्नल या एलएसएस सिग्नल ये आप तभी ऑफ कर सकते हो जब आपको लाइन क्लियर मिल चुका है। और लाइन क्लियर हमेशा कौन देगा, एडवांस स्टेशन देगा, और एडवांस स्टेशन भी तब परमिट करेगा जब उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप वो खाली होनी चाहिए। और लाइन क्लियर देने की जो शर्त है वो जीआर के 8.01 में दे रखी है। और लाइन क्लियर आप तभी दे सकते हो जब फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी खाली होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया ब्लॉक ओवर। तो ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में खाली आपका सिग्नल ओवरलैप ही रहेगा। यहाँ पर एक एसआर चलता है सबर्बन में, वो 90 मीटर का है। सबर्बन के अंदर जो सिग्नल ओवरलैप होता है वो 90 मीटर का रहेगा। ये आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के तहत दिया गया। फिर आपकी सिग्नलों की विजिबिलिटी दी गई है। तो एससीएम में जो सिग्नलों की विजिबिलिटी है उसमें खाली आप ये ध्यान रखें कि डिस्टेंट सिग्नल जो है, चाहे वो सिंगल डिस्टेंट का हो चाहे डबल डिस्टेंट का, उसकी विजिबिलिटी डिस्टेंस मीटर है, ये मिनिमम है, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इनर डिस्टेंस और जितने भी स्टॉप सिग्नल है उनके लिए जो विजिबिलिटी डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, ये आपकी मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। और अगर मान लो किसी वजह से ये मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो या तो अपन वहाँ पे रिपीटर लगाएंगे या फिर वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे। अगर किसी वजह से ये मिनिमम जो विजिबिलिटी डिस्टेंस जो दे रखी है वो फुलफिल नहीं हो रही है
तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, दो चीज़ें हैं, या तो आप क्या करोगे वहाँ पे उसका रिपीटर का प्रयोग करोगे उसके पहले, या फिर वहाँ पर परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे। फिर एक आपका एक वर्ड भी आता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या है, दो रनिंग लाइनों पे जो मूवमेंट हो रहा है वो आपस में एक दूसरे को फॉल ना करे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आइसोलेशन का अपन प्रोविजन करते हैं। और आइसोलेशन को एक्चुअली जो करते हैं वो आपके रेलवे के जो नियम है उसके अंदर डेड एंड साइडिंग ट्रैप पॉइंट उसके द्वारा अपन सुनिश्चित करते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन आती है आइसोलेशन की उसमें ये है कि अगर किसी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 km से ज़्यादा है, उस रनिंग लाइन को हमेशा दूसरी लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है, ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरा ये है, पैसेंजर लाइन अगर है तो उसको साइडिंग और गुड्स लाइन से हमेशा आइसोलेट करना है, चाहे उसके ऊपर कुछ भी स्पीड है। और तीसरा, गुड्स लाइन अगर है तो उसको आपको साइडिंग या दूसरी गुड्स लाइन से आपको आइसोलेट तब करना है जब गुड्स लाइन के ऊपर स्पीड 50 km से ज़्यादा है। तो ये इसमें रहता है आपकी कंडीशंस। ऑब्जेक्टिव टाइप में यही पूछा जाता है कि रनिंग लाइन के ऊपर 50 km से ज़्यादा है तो उस समय आपको इसको आइसोलेट करना है। फिर आपकी दो साइडिंग्स आती है, स्पेशल स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग। तो आपका जो नॉर्मल जो ग्रेडियंट दिया गया है नए एसओडी में वो आपका 1:1200 दिया गया है नए यार्ड के लिए। आप इसको 1:400 तक कर सकते हो, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 1:400 से ज़्यादा अगर स्टिप पर यार्ड है तो 1:260 तक अगर आपको जाना है तब आप रेलवे बोर्ड CRS के थ्रू जाएंगे। और अगर 1:260 से ज़्यादा स्टिपर है तब रेलवे बोर्ड परमिशन देगा विथ CCRS के कंसर्न से, CCRS, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर दो साइडिंग आती है, ये भी आइसोलेशन का काम करती है, स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग। ये एक्चुअल में आपका जब स्टेशन सेक्शन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ या ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ ढलान है उस समय गाड़ी रोल डाउन होकर के स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में या ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन में ना आ जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है दोनों साइडिंग। और ये हमेशा साइडिंग की तरफ नॉर्मली बनी रहती है। तो कैश साइडिंग कब बनाते हैं, जब आपका ढलान ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है, ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है, टूवर्ड्स स्टेशन। और इस ढलान का जो अनुपात है वो 1:80 है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा देख ले, 1:80 याद रख ले। तो वो जो साइडिंग होती है उसको अपन कैश साइडिंग के नाम से जानते हैं। और जब आपका ढलान स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ है उस समय गाड़ी रोल डाउन होकर के स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में न चली जाए, यानी ये क्या करती है, ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करती है स्लिप साइडिंग। और कैश साइडिंग क्या करता है, स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो स्लिप साइडिंग के लिए जो ढलान है वो उसका अनुपात 1:100 दे रखा है, उस समय वहाँ पर जो साइडिंग लगाते हैं उसको बोलते हैं स्लिप साइडिंग। और ये दोनों साइडिंग आपके ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था के अंतर्गत ब्लॉक से कंट्रोल होती है, यानी ब्लॉक के साथ इंटरलॉक रहती है। यहाँ पर ये फोटो दे रखा है, ये ब्लॉक सेक्शन से ढलान इधर आ रहा है तो इसको अपन कैश साइडिंग बोलते हैं। ये साइडिंग बनी रहेगी और ये आपकी स्टेशन से ब्लॉक में गाड़ी न चली जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप साइडिंग। सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग की जो मैं अभी बात कर रहा था, वर्किंग ऑफ सिस्टम। तो वर्किंग ऑफ सिस्टम एक्चुअल में अपना जो काम में लिया गया वो स्पेस इंटरवल काम में लिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। स्पेस इंटरवल में क्या होता है, अपन सेफ्टी जो है वो दो ट्रेनों के बीच में एक निश्चित स्पेस खाली रख के सुनिश्चित करते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्पेस इंटरवल। एक दूसरा मेथड भी है जिसको टाइम इंटरवल मेथड बोला जाता है, वो अपने यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया गया है तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे। स्पेस इंटरवल मेथड में भी टोटल 6 तरह के मेथड काम में लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग, फिर आपका आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक और एक आता है आपका ओनली वन ट्रेन सिस्टम या वन ट्रेन ओनली सिस्टम। आज की डेट में 3 ही काम में लिए जाते हैं। बाकी के जो फॉलोइंग ट्रेन स्टाफ टिकट सिस्टम और पायलट गार्ड ये पहले रेलवे में काम में लिए जाते थे, अभी वर्तमान में इनको काम में नहीं लिया जाता है। लेकिन ये टोटल 6 मेथड है, इनमें सब में स्पेस इंटरवल पे ही डिजाइन किया है। स्पेस इंटरवल मतलब है दो ट्रेनों के बीच में एक निश्चित स्पेस खाली होता है, कोई दूसरी ट्रेन उसमें एंटर होती नहीं तो नहीं होती। तो सबसे पहले अपन एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था की बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था की जो इसेंशियल कंडीशन है वो GR 8.01 में दिया गया है
और इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि आपकी कोई भी गाड़ी बगैर ऑथोरिटी के इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं करेगी। यानी आप किसी भी गाड़ी को अगर स्टेशन से जाना है तो वहाँ पर उसको अथॉरिटी की आवश्यकता होगी। वो अथॉरिटी जो है वो सेंडिंग स्टेशन उसको देगा, या तो टोकन के रूप में देगा या एडवांस स्टार्टर के रूप में देगा। यानी जब उसको या तो टोकन मिलेगा या एडवांस स्टार्टर ऑफ मिलेगा तो ही गाड़ी वहाँ से चल के ब्लॉक सेक्शन में एंटर होगी, नहीं तो नहीं होगी। और यहाँ पर अथॉरिटी भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि ये अथॉरिटी तभी दे पाएगा जब इसको एडवांस स्टेशन लाइन क्लियर के रूप में परमिशन देगा, और वो लाइन क्लियर की परमिशन भी तभी दे पाएगा जब उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी खाली हो, और वो पर्याप्त दूरी होती है आपकी ब्लॉक ओवरलैप। और ये ब्लॉक ओवरलैप है, अभी मैंने बताई है आपको, 2 आस्पेक्ट है तो 400 मीटर और मल्टी आस्पेक्ट है तो 180 मीटर मिनिमम खाली होना चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत स्टेशन मास्टर की 2 जिम्मेदारियां और होती है। ये इंश्योर करेगा कि लास्ट जो ट्रेन है वो कंप्लीट उसके यहाँ पर आ चुकी है, और दूसरा जो सिग्नल इसने ऑफ किया था वो ऑन कर दिया गया है। ये दोनों फिजिकली ये इंश्योर करेगा, उसके बाद ही वो नया लाइन क्लियर वहाँ पे देगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग की व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उस ब्लॉक सेक्शन की स्थिति इलेक्ट्रिकली स्टेशन पे रिपीट करने के लिए अपन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, और वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है वर्किंग, वो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग के सिद्धांत पे ही काम करता है। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो ब्लॉक आए थे वो आपका टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था, और टोकन के आधार पे 3 तरह के थे, एनबीटी, एनटीटी और टीटी7। और अगर पूछा जाए तो इस टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का जो कोडल लाइफ है, एक्चुअल में बीच में एक लेटर निकला था उसमें 7 साल कर दिया था, लेकिन अभी कल मैं एससीएम देख रहा था तो एससीएम में अभी भी इन्होंने 10 साल लिखा है। तो आपके पास जो नया जो एससीएम आ चुका है तो पुराने जितने भी सर्कुलर हैं वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। नए एससीएम के अनुसार आप इसका आंसर 10 साल लिख सकते हो, और आपको जो बेस या पेपर चाहिए वो आप एससीएम का रेफरेंस दे सकते हो। इसके अलावा जो आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है एंड टोकन के बाद में वो आता है आपका टोकनलेस। यानी टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ऑथोरिटी आपकी टोकन हुआ करती थी, टोकनलेस में जो ऑथोरिटी है वो आपका एडवांस स्टार्टअप होती है। तो टोकनलेस में जो सबसे पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आया था उसको अपन हैंडल टाइप टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और वो डायोडो कंपनी ने दिया था, तो डायोडो के नाम से भी जाना जाता है। और वो एक तो स्पेशल तकनीक पे काम करता था जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं, तो उसको अपन एफएम टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उसका प्लस आपका एसजी डबल लाइन जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था, इनकी जो ओवरऑलिंग जो है वो 7 साल की थी। ओवरऑलिंग 7 साल में आपको कराना है। और उस बटन जो टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था पोदनूर में, उसका कोई ओवरऑलिंग नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है। और आज के डेट में सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हट करके उनकी जगह अपन एक नया इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं जिसको अपन बीपीएससी के नाम से जानते हैं, ब्लॉक ड्राइंग बाय एक्सेल काउंटर। तो उसके अंदर एक पैनल काम में लेते हैं जिसको यूएफएसबी बोलते हैं, तो यूनिवर्सल फेज से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है। तो ये 2 तरह के आते हैं, डेल्टॉन और वेफिल मेक के। तो ये भी आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, तो इसमें भी ओवरऑलिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑलिंग आपकी खाली 2 ही जगह काम आती थी, एक तो टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में और टोकन लेस में, डायोडो में और एसजी डबल लाइन। तो आप खाली ये ध्यान रखें, एसजी के लिए और हैंडल टाइप के लिए जो ओवरऑलिंग का जो टाइम था वो 7 साल था। और एनबीटी के लिए एक्चुअल में नया एससीएम जो है उसके पहले एक लेटर निकला था, उसमें 7 साल था, लेकिन अभी जो नया एससीएम है उसमें अभी 10 साल मेंशन है, तो आप 10 साल लिख सकते हो क्योंकि अपने पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो एससीएम है, तो एससीएम को आप रेफरेंस बना सकते हो। वैसे कोई पूछेगा नहीं, एनबीटी का कोई नहीं पूछेगा, खाली इसका पूछ सकते हैं यूएफएसबी का, तो यूएफएसबी की कोई ओवरऑलिंग नहीं होती है। ये पूछा जाता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की कोडल लाइफ, तो वो 20 साल हो गई है ना। और आपकी यही है, यूएफएसबी है, आईपीएस है, इन सब की जो कोडल लाइफ है ना आपकी, वो अभी पहले 15 साल थी, अभी इसको 20 साल कर दिया। टिकास का अगर पूछ ले तो टिकास की जो कोडल लाइफ है वो खाली इसको चेंज नहीं किया इन्होंने, वो 15 साल ही रखा है। टिकास का 15 साल है, बाकी यही का है ये सब आपका 20 साल। और पीआई स्टेशन जो है, यही पीआई, ये सब आपके 25 साल हो गए। पहले एक्चुअल में रूट के आधार पे थे, अभी ये 25 साल कर दिया गया। फिर आपका डीजी है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रैक चार्जर है, इन सब की जो कोडल लाइफ है वो आपका 10 साल होगी।
तो ये कोडल लाइफ का जो नोट्स है वो अभी लेटेस्ट एक लेटर है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा आप कोडल लाइफ जरूर देख लें। तो ये एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था बता दी। ऑटोमेटिक की स्टेशनल कंडीशन है वो आपके GR 9.01 में दिया गया है। इसमें पहली कंडीशन ये है कि पूरा पोर्शन ट्रैक सर्किटेड या ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस से इक्विप्ड होना चाहिए, यानी वहाँ पे या तो ट्रैक सर्किट, AFTC या एक्सेल काउंटर लगा होना चाहिए। और दूसरा, ये छोटे छोटे सेक्शन में बंटा होता है जिसको अपन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन बोलते हैं, और उस ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन के एंट्री पॉइंट पे स्टॉप सिग्नल लगा रहेगा जो उस सेक्शन को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर पिछले सिग्नल आपका तभी ऑफ होता है जब पहले वाली गाड़ी अगले स्टॉप सिग्नल को पार करके एक पर्याप्त दूरी, जिसको यहाँ पे बोलेंगे सिग्नल ओवरलैप, वो पार कर चुकी है तो ही पीछे वाला सिग्नल आपका ऑफ हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन। यहाँ पर एक्चुअल में स्टेशन मास्टर पे डिपेंडेंसी नहीं है, गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली सिग्नल के एस्पेक्ट को देखते हुए आगे मूव करती है। और फिर एक आपका आता है, हाँ इसमें जो पहले काम में लिए थे वो 3 एस्पेक्ट थे, लेकिन अभी नया मैनुअल जो आपका है इसमें ये फ्यूचर में जो भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग करेंगे वो 4 एस्पेक्ट की ही करेंगे। और 4 एस्पेक्ट की कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन खाली यही है कि यहाँ पर आपके जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन है वो छोटे कर दिए गए, यानी 1 किलोमीटर तक कर दिए। और यहाँ पर आप जो 4 एस्पेक्ट काम में लोगे तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखें कि आपका ग्रीन एस्पेक्ट तभी आएगा जब मिनिमम 3 किलोमीटर प्लस सिग्नल ओवरलैप खाली है। अगर वो दूरी नहीं अचीव हो रही है तो पीछे डबल येलो ही चलता रहेगा। ये ग्रीन आपका प्रोसेस तभी होगा जब मिनिमम 3 किलोमीटर की डिस्टेंस वहाँ पे कवर कर चुकी है। अगर कोई गोलाई आ रही है या कोई और भी आ रहा है तो वहाँ पर भी आपका जो है पीछे वाला जो सिग्नल है वो आपका डबल येलो ही मेंशन करेगा। फिर एक आपका आता है ओनली वन ट्रेन सिस्टम। एक्चुअल में ओनली वन ट्रेन सिस्टम का प्रयोग अपन छोटे सेक्शन में करते हैं जहाँ पर एक ही गाड़ी जाती है और आती है, तो नॉर्मली पूरी रेलवे में कहीं है नहीं। NWR में मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच में जो ट्रेन चलती है वो ओनली वन ट्रेन सिस्टम पे काम करती है। स्टेशन का क्लासिफिकेशन आपको मैं बता ही चुका हूँ, ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक स्टेशन, ABC। एक मिनिमम इक्विपमेंट देख लेना आप। तो अभी एक्चुअल में मल्टी एस्पेक्ट पूछा जाएगा, तो मल्टी एस्पेक्ट में आपका खाली क्लास B और C आते हैं। तो मिनिमम इक्विपमेंट जो है वो डिस्टेंट होम स्टार्टर है, और इसमें आपका डिस्टेंट होम रहेगा क्लास C। एक ये आपका स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग था। स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग टेबल एक्चुअल में ये रिवाइज हो गई अभी। हाँ, इन्होंने अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो ये 12 आइटम है, तो इसमें आप खाली ये देख लेंगे जो स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 पहले जिसको रिवाइज्ड बोलते थे वो रिवाइज न होकर के अभी ये स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 के नाम से जाना जाएगा। स्टैंडर्ड 1 में जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपकी 50 kmph तक है। स्टैंडर्ड 2 में आपकी 110 kmph तक है। स्टैंडर्ड 3 में आपका अप टू 140 kmph है, और स्टैंडर्ड 4 में आपका अप टू 160 kmph है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में आइसोलेशन की जो शर्त है, तो मैंने अभी आपको एक पहले लाइन बोली थी कि अगर किसी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज़्यादा है तो उसको दूसरी लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड 1 में इन्होंने एक कंडीशन डाल दी है, तो यहाँ पर स्पीड आपकी 50 kmph से कम है, तो यहाँ पे आइसोलेशन जो है वो कंडीशनल है। लेकिन स्टैंडर्ड 2, 3 और 4 में आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करना ही है। अब स्टैंडर्ड 1 में क्या है, अगर वहाँ पे पैसेंजर लाइन और गुड्स लाइन है या वहाँ पे कोई साइडिंग आ रही है, उस पैसेंजर लाइन पर कुछ भी स्पीड हो उसको हमेशा गुड्स लाइन से या साइडिंग से आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे भी उसको करना रहेगा, ये कंडीशनल है। बाकी 2, 3, 4 में आइसोलेशन प्रोवाइड करना है। और अभी नया जो दिया है पॉइंट ऑपरेशन, लॉकिंग और डिटेक्शन, तो चाहे स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 हो, सब जगह आपका इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड पॉइंट रहेंगे, हैंड ऑपरेटेड या मैकेनिकल पॉइंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारा जो रहेगा वो पॉइंट मशीन रहेगी आपकी। खाली स्टैंडर्ड 4 में ध्यान देना है, वहाँ पे क्लैम्प टाइप लॉकिंग रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड 1, 2, 3 में जो लॉकिंग है उसको रोटरी लॉकिंग बोलते हैं, रोटरी टाइप लॉकिंग। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, क्लोज्ड स्विच ही प्रूफ होता है और स्टॉप रेल इसमें प्रूफ नहीं होती है। जबकि स्टैंडर्ड 4 में जो लगाया वो क्लैम्प टाइप लॉकिंग लगाया। क्लैम्प टाइप लॉकिंग में क्या होता है, आपका जो है वो
स्टोक रेल और टंग रेल दोनों को प्रूफ करता है, और ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन इसमें प्रूफ होती है। तो नॉर्मली ये जो होता है इसको हाई थ्रस्ट पॉइंट मशीन बोलते हैं, और ये लो थ्रस्ट होती है। लो थ्रस्ट के अंदर जो स्टोक आता है वो मैक्सिमम 143 का आता है, और हाई थ्रस्ट के अंदर जो आता है वो 220 का आता है। तो 220 में भी एक्चुअल में जो पॉइंट है थिक वेब की, उसकी ओपनिंग जो होती है वो 160 होती है, और ये नॉर्मली जो 143 के जो पॉइंट है उसके अंदर पॉइंट की जो ओपनिंग होती है ये आपकी 115 होती है। इसमें ±3 का टॉलरेंस अलाउड है, दोनों ±3 mm। अब यहाँ पर ये 220 का आता है, तो उसमें ये पूछा जाता है तो ये 220 कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा आप इसको बाइफरकेट करके लिख लें, 60, 100 और 60। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो 60 जो पहले जो मूव होता है ये अनलॉकिंग के लिए होता है, 100 आपकी टंग रेल मूव करती है, और वापस जो 60 आता है ये लॉकिंग के लिए आता है। तो 60 + 100 + 60 यानी टोटल ये 220 का इसमें स्ट्रोक जनरेट होता है। फिर आपका ये ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस है। तो ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस में अभी नई पॉलिसी में आपको एक्सेल काउंटर ही लगाने हैं। WR की पॉलिसी जो है, अपना जो हेडक्वार्टर ने जो सर्कुलर इशू कर रखा है, नया स्टेशन जो भी इंस्टॉल होगा वो एक्सेल काउंटर के साथ होगा। बाकी आप ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस कोई भी अप्रूव्ड टाइप के लगा सकते हो। तो 3 तरह के अपने पास ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट बोलते हैं, या सिंपल भाषा में DC ट्रैक सर्किट बोलते हैं। फिर आपका EFTC आता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट, और तीसरा जो आपका आता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सेल काउंटर। तो स्टैंडर्ड 1 के अंदर ऑल रन थ्रू जो लाइन है उसके अंदर ये लगा होना आवश्यक है, बाकी आपकी सारी रनिंग लाइन के ऊपर है। और सिग्नलिंग व्यवस्था में अभी नए जो है वो आपको मल्टी एस्पेक्ट ही काम में लेना है। और ब्लॉक वर्किंग के अंदर आपका स्टैंडर्ड 3 और 4 के अंदर या तो आपकी क्या रहेगी, टोकन लेस रहेगी, या फिर आपका ऑटोमेटिक रहेगा। ऑटोमेटिक में देखो 4A लिखा है, यानी वहाँ पे आपको 4 एस्पेक्ट ही काम में लेंगे। स्टैंडर्ड 1 के अंदर आप टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट काम में ले सकते हो कंडीशन के अंदर, बाकी जो रहेगा वो आपके स्टैंडर्ड 2, 3, 4 में टोकन लेस है। फिर डबल डिस्टेंस जो है, डबल डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, जब गाड़ी की स्पीड 120 km से ज़्यादा है या गुड्स ट्रेन की स्पीड 100 km से ज़्यादा है। तो देखो 120 km से ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड आपका 3 और 4 में जाता है। तो स्टैंडर्ड 2 में मैक्सिमम स्पीड आपकी 110 है, तो यहाँ पे डबल डिस्टेंस की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गुड्स ट्रेन अगर चल रही है वहाँ पर 100 km से ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 में भी आपको डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डिस्टेंस हो जाएगा 3 और 4 में। और 3, 4 में अगर लाइन कैपेसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर अपन डबल डिस्टेंस की जगह क्या करें, मतलब सिग्नलिंग व्यवस्था को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एब्सोल्यूट की जगह ऑटोमेटिक में चलेगा। लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड 1 में जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड 2 में अगर सेंट्रल ऑपरेशन या हाई डेंसिटी तो आप पे कंडीशनल है, लगाना है, बाकी जरूरी नहीं। स्टैंडर्ड 3, 4 के अंदर लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे BPSC यानी एक्सेल काउंटर के साथ लगाना। सिंपल यहाँ कहने का मतलब एक्चुअल में आपके पास जो कन्वेंशनल जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट थे, कन्वेंशनल जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट थे उसका एक ड्रॉबैक था कि लास्ट व्हीकल फिजिकली वेरीफाई किया जाता था स्टेशन मास्टर के द्वारा। तो वहाँ पर क्या होता था, टाइम ज़्यादा लगता था, और अगर उसने गलती कर दी तो उसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना रहती थी। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया कि उसको एक्सेल काउंटर से रिप्लेस करते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल। जब कन्वेंशनल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाते हो तो उस समय उसको बोला जाता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विद एक्सेल काउंटर, और एक होता है विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या ब्लॉक पैनल। तो ब्लॉक पैनल वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, आपका ब्लॉक का पैनल आ जाता है और उसमें एक्सेल काउंटर लगा है। तो जब एक्सेल काउंटर लगा है तो फिजिकली वहाँ पर आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कन्वेंशनल टाइप में जब अपन ने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ जब लगाया था तो फिजिकली वेरीफाइड तो नहीं करते, लेकिन ब्लॉक की वर्किंग में कोई चेंज नहीं आया था, यानी लाइन क्लियर पूछना, क्लोज करना वहाँ मैनुअली करना पड़ता। लेकिन BPSC के अंदर क्या फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर जब गाड़ी ऑटोमेटिकली सेक्शन क्लियर करती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी सेविंग होती है, लाइन कैपेसिटी वहाँ पर बढ़ती है। फिर आपका इंटरलॉकिंग की जब बात करेंगे तो RI का मतलब होता है रिले इंटरलॉकिंग, EI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो अभी सब जगह यही काम में लेना है, RI या EI। अब EI में भी एक चीज़ ये आती है कि आपका 500 रूट तक है तब आपको यही काम में लेना है,
500 से ज़्यादा तो EI या RRI काम में लेना, ये पॉलिसी है रेलवे बोर्ड की, तो ये ध्यान रखना। फिर आपका MTRC स्टैंडर्ड 1 में कंपलसरी नहीं है, 2, 3 में डिजायरेबल है, 4 में रिक्वायर्ड है। फिर एक वर्ड आता है ATP, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन में आज की डेट में भारतीय रेलवे में जो लगा है, वो पहले जो लगा था वो WR में और चेन्नई में लगा था आपका AWS, और चेन्नई में इन्होंने लगाया था TPWS, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। और अभी एक इंडोजेनियस वर्जन आएगा जिसको आप काफ़ी चर्चा में है नाम, जिसको अपन कवच के नाम से जानते हैं, जो भारतीय नाम उसका है, और इसका जो टेक्निकल नाम है वो टिकास है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। इनको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस। तो स्टैंडर्ड 1 में कंपलसरी नहीं है, 2 और 3 में डिजायरेबल है, और 4 में रिक्वायर्ड है। और CTC सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल, तो स्टैंडर्ड 1 में कंपलसरी नहीं है, 2, 3 और 4 ये डिजायरेबल। वैसे फ्यूचर जो है वो CTC का ही है। फिर एक आता है इंटर के स्लॉटिंग अरेंजमेंट क्या है, तो स्लॉटिंग या स्लॉटेड सिग्नल किसको बोलते हैं? कोई भी सिग्नल जो ऑपरेट करने वाला है, उस सिग्नल के ऊपर अगर एक से ज़्यादा एजेंसी का कंट्रोल है, तो उसको अपन स्लॉटेड सिग्नल या स्लॉटेड कंट्रोल सिग्नल के नाम से जानते हैं। स्लॉटेड का जो कॉन्सेप्ट वो यही है कि अगर किसी पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर एक से ज़्यादा एजेंसी, तो सबका जब तक ऑपरेशन नहीं मिलता है, यानी वो सीरीज में सर्किट होता है, जब तक सब नहीं मिलता है तब तक उस सिग्नल को ऑपरेटिंग एजेंसी अकेले ऑपरेट नहीं करता, लेकिन उस सिग्नल को अकेले ऑन किया जा सकता। इस तरह का जो होता है इसको अपन बोलते हैं स्लॉटिंग अरेंजमेंट। तो इसको भी अलग अलग तरीके से अचीव किया जाता है, मैकेनिकल का, फिर इलेक्ट्रिकल का। तो ये बड़े जो यार्ड होते हैं उसके अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। डबल डिस्टेंट डायरेक्टिव में देखो, ये मेन डिस्टेंट आपका सबसे बाहर है P मार्कर के साथ, और अंदर एक डिस्टेंट लगा है जिसको अपन इनर डिस्टेंट बोलेंगे, ये भी P मार्कर के साथ रहेगा। और नॉर्मल एस्पेक्ट जो डिस्टेंट का है उस समय डबल येलो हो जाता है, डबल डिस्टेंट है। और यहाँ पर एक इसका ये भी बोला जाता है कि आपको गाड़ी मेन लाइन से रन थ्रू पास होगी, इसकी जानकारी कौन देता है? तो जब आपका इनर डिस्टेंट के ऊपर ग्रीन जल रहा है, इसका मतलब गाड़ी मेन लाइन से रन थ्रू पास होगी। और अगर सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी है तो वहाँ पे भी अगर आपका जो डिस्टेंट सिग्नल है वो ग्रीन शो कर रहा है, इसका मतलब है आगे का ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, गाड़ी मेन लाइन से रन थ्रू पास होगी। सॉरी, ये इनर डिस्टेंस जब ग्रीन होगा तब ये पता चलेगा गाड़ी मैन लाइन से रन थ्रू पास। मैन डिस्टेंस नहीं, इनर डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि कौन सा एस्पेक्ट बताता है, इनर डिस्टेंस। फिर एक आपका एक लेवल क्रॉसिंग होता है। लेवल क्रॉसिंग के भी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में देखो एक्चुअल में इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो TBU के आधार पे है। तो अगर आपका TBU 50,000 से ज़्यादा है तो स्पेशल क्लास कहलाता है, 50,000 से कम और 30,000 से ज़्यादा तो E क्लास कहलाएगा, और 20 से ज़्यादा और 30 से कम है तो B क्लास कहलाता है। और B में भी 2 कैटेगरी बनाई है। तो B में 2 कैटेगरी बनाई है। तो एक आपका है B1 में क्या होता है 25,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम, और B2 में जो है 20,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम। और 20,000 से कम वाले वो सारे C क्लास में आते हैं, और D क्लास जो होते हैं वो आपका कैटल क्लास पासिंग के लिए बनाए जाते हैं। अब आपका गेट का जो ATV जो कैलकुलेट होता है वो 3 साल में एक बार होता है, 3 साल में एक बार होता है, और ये 7 दिन किया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है, इसलिए इसको ATV के नाम से जाना जाता है।
अभी नया जो एटीवी आया है उसमें मोटरसाइकिल को 1/4 यूनिट दे दिया है। टू व्हीलर जो चलते हैं ना आपके, इसका 1/4 यूनिट है, बाकी साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा का हाफ यूनिट पहले ही है। ट्रेन और फोर व्हीलर जो ये बल्क कार्ट और तांगा जो होता था उसका 1 यूनिट ही है। अब ये टीवी कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेन इंटू नंबर ऑफ व्हीकल, इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, वो टीवी आ जाता है। और 7 दिन का एवरेज होता है जिसको अपन एटीवी के नाम से जानते हैं, जो ऊपर क्लासिफिकेशन बताया आपको। अब आपका एक ये भी पूछा जाता है कि जो स्लाइडिंग बूम है वो कहाँ लगेगा। स्लाइडिंग बूम इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए लगाया जाता है, तो जहाँ पर आपका गेट लगा है उसके स्लाइडिंग बूम हमेशा बाहर की तरफ लगाया जाता है। और ट्रैक सेंटर से गेट की जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, गेट पोस्ट या जो भी है, वो 3.5 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। फिर हाइट गेज जो होता है वो आपका 8 मीटर रहेगा। फिर स्पीड ब्रेकर है वो ट्रैक सेंटर से 20 मीटर की दूरी पे रहेगा। गेट लॉक जो है वो आपका ट्रैक सेंटर से 6 मीटर की दूरी पे रहेगी। दोनों तरफ गेट की जो फेंसिंग है वो 15 मीटर रहेगा। और गेट की जो विजिबिलिटी है वो 5 मीटर होनी चाहिए मैंड गेट की। और अगर आपका कोई गेट जिसका टीव्यू 6000 से ज़्यादा है और विजिबिलिटी पुअर है, तो उसको भी आपको क्या करना है, इंटरलॉक करना है। और ए, बी और स्पेशल क्लास हमेशा इंटरलॉक रहेंगे। सी क्लास जो गेट है ये एक्चुअल में सबर्बन में आ रहा है या इसकी विजिबिलिटी पुअर है, तो उस समय इसको इंटरलॉक किया जाए। सबर्बन में है तो इसको इंटरलॉक किया जाए। फिर गेट का मैंने आपको बताया था, गेट का जो सिग्नल है वो गेट स्टॉप सिग्नल जो है वो हमेशा रोड के किनारे से ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पे लगेगा, गेट स्टॉप सिग्नल। तो ये आपका एक S1 जो बेसिक सिग्नलिंग है उसके बारे में था। फिर अपन आते हैं SCM के ऊपर। SCM में एक्चुअल में क्या है कि 2-3 पार्ट में बटा हुआ है SCM। एक पार्ट में तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में आपके गियर्स के बारे में बताया गया है, कौन सा गियर्स कैसे रहेगा। तीसरा इसका रहता है मेंटेनेंस। तो थोड़ा सा आप इसको देख लें। इसमें स्पेशली जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें एक तो आता है आपका चैप्टर नंबर 7। आपका जो स्पेशली आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, टाइम कम हो, तो 7 नंबर चैप्टर जो है, जो भी मैंने बेसिक सिग्नलिंग पढ़ाया था, वो उसको कवर करता है। फिर आप 9 नंबर जो है कमीशनिंग ऑफ सिग्नलिंग स्टेशन, चैप्टर 9। फिर आपका चैप्टर नंबर 22 जो है वो आरई के बारे में बताया गया है, वो थोड़ा सा आप इसको देख लें। इसके 7, 9, 12 बाकी पढ़ना तो पूरा ही है। और फिर आपका एक 21 नंबर चैप्टर है, उसमें आप थोड़ा सा मेंटेनेंस के बारे में देख लें। बाकी लास्ट में जो बी पार्ट है उसमें आपको पूरा मेंटेनेंस के बारे में बताया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो ड्यूटीज दे रखी है। तो ड्यूटीज में एक इसमें ये आता है कि जैसे इंस्पेक्शन करना है, तो स्टेशन का जो इंस्पेक्शन है वो मंथली करना है सेक्शन सुपरवाइजर्स या SSC गेज को, और इंचार्ज जो है उसको क्वार्टरली करना होता है। आपका जो स्टेशन का जो इंस्पेक्शन है, सेक्शनल जो JE SSC है उसको मंथली करना है और इंचार्ज को इसको क्वार्टरली करना है। एक आपका आता है फुट प्रिंट, जो सिग्नल की विजिबिलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। तो उसमें भी जो सेक्शनल JE SSC है उसको मंथली करना है, डे और नाइट दोनों करने होते हैं उसमें मंथली, और इंचार्ज को इसको क्वार्टरली करना होता है। इंचार्ज को क्या रहेगा, क्वार्टरली करना रहेगा। तो इसमें ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज बताई गई है।
तो एक तो ये पहले वाले चैप्टर में तो एक्चुअल में क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया गया है, डिविजनल और हेडक्वार्टर में क्या रहता है। तो अपना जो सबसे हेड होते हैं वो सिग्नलिंग के जो जीएम कहलाते हैं वो पीसीएसटी होते हैं। और उनकी हेल्प के लिए एचओडीज होते हैं जिसको अपन सीएसटी, सीएससी और सीसी के नाम से जानते हैं। और डिवीजन में जो हेड होता है अपना सिग्नलिंग से वो सीनियर डीएसटी के नाम से होता है, और कहीं कहीं पे इंचार्ज डीएसटी होता है, वो भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। तब फिर इनकी ड्यूटीज़ के बारे में, इन सब की जो ड्यूटीज़ जो डिफाइन की जाती है वो पीसीएसटी के द्वारा की जाती है। कौन सा स्टोर कहाँ रहेगा वो भी जो डिफाइन करते हैं वो पीसीएसटी करते हैं। और सेक्शनल स्ट्रेंथ भी जो डिसाइड की जाती है वो भी पीसीएसटी के द्वारा ही की जाती है। सीनियर डीएसटी को साल में 20% जितने भी उसके सेक्शन में गियर लगे हैं 20% का इंस्पेक्शन करना आवश्यक है साल में एक बार। और ये डिसाइड किया जाता है उसके गियर कौन कौन से, वो पीसीएसटी जोनल रेलवे के द्वारा किया जाता है। एक साल में 20% इंस्टॉलेशन को उनको चेक करना है, सीनियर डीएसटी का रहता है। और साल में एक बार एसएससी सिग्नल का जो स्टोर है वो भी एक बार चेक करना रहता है, उसमें 10% चेक करना आवश्यक है। ये थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देख लें, ये पूछे जा सकते हैं। ये आपका फुटप्रिंट मैंने अभी बताया था, विजिबिलिटी देखने के लिए किया आता है। तो ये इंचार्ज का 3 महीने है और सेक्शनल जेईएसएससी का 1 महीने का रहेगा। और एक आपकी साइटिंग कमेटी बनती है। तो साइटिंग कमेटी में जो मेंबर होते हैं उसमें एक आपका ट्रैफिक का बंदा रहता है, एक आपका लोको इंस्पेक्टर होता है और तीसरा आपका सिग्नल से होता है। ये तीनों मिलके जो करते हैं ये सिग्नल साइटिंग कमेटी बनती है। कोई भी नया सिग्नल लगाना है या उसको चेंज करना है तो ये साइटिंग कमेटी उसको सर्टिफाइड करने के बाद ही उसको वर्किंग में काम में लिया जाता है। फिर आपका अपने सेक्शन का जितने भी गियर लगे हैं उसका वर्किंग कंडीशन का सर्टिफिकेट मंथली देना होता है, जो पीसीडीओ में जाता है डिवीजन ऑफिस में। और आपके पास जो टेक्नीशियन होता है उसको हर 15 दिन में अपना सेक्शन का वर्किंग का वो देना होता है, 15 डेज का। और स्टेशन इंस्पेक्शन भी जो करना है तो सेक्शनल जेईएसएससी को मंथली करना है और इंचार्ज को आपका क्वार्टरली होगा।
ये है एसएससी ने इंचार्ज सेल सबमिट एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेट मंथली फॉर ईच सेक्शन इंस्टॉलेशन। ये उसको सेक्शन वाले को मंथली देना है। हर बार जो पीसीडी जाता है उसमें ये जाएगा। फिर आपके जो वर्क में जो एसएससी इंचार्ज होता है उसको हर महीने वर्क प्रोग्रेस का सर्टिफिकेट डिप्टी सीएसटी कंस्ट्रक्शन को या सीनियर डीएसटी जो भी वर्क इंचार्ज है उसको देना रहता है मंथली सर्टिफिकेट। हेलो हाँ मनोज हाँ नंबर वो सीधे कॉल लागने मन लाग रही कॉलिंग करो हाँ सर व्हाट्सएप कॉल करो। हाँ हाँ सुनील बोलूँ मैं सुनील बोलूँ मैं को कभी स्वामी करनी है नहीं 18 तारीख में बनानी तो 19 नचला नहीं है 19 नचनी जयंती है। ये परफॉर्मा दे रखा है इन्होंने फुल प्लेट का इसका करके पूछे यानी खाली मंथली वो दिया 5,51 रुपया मम्मी देसी बाकी मैं ऑनलाइन कर देसी। हाँ एक ये एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन आता था आप इसका ये देख ले ये आपका इक्विपमेंट जो फेलियर है तो उसमें एसएनडी जो है वो एम क्लास में आता है। एक तो इसका याद रखें आप और स्पीड जो है वो आपका एच क्लास में आता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आता है। तो ये थोड़ा सा आप टेबल एक याद कर लेना क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो ये इक्विपमेंट वाला अपना सिग्नलिंग का जो है वो एम में आएगा, इलेक्ट्रिकल का एल में आएगा, इंजीनियरिंग का के में है, CNW लोगों का जे में है और स्पीड का केस है तो एच में है। बाकी और भी है तो थोड़ा सा आप देख लो उसको। इसके बारे में नहीं पूछेंगे आपको गेज वेज का वियर एंड टीयर ये नहीं पूछा जाता है। ओपनिंग में प्लस माइनस मैंने अभी आपको बताया था 115 प्लस माइनस 3 है 160 प्लस माइनस 3 है पॉइंट में वो ध्यान रखें। ठीक है थिक वेब में आजकल एसएसडी भी पूछते कहाँ लगाते हैं वो 13 और 14 नंबर स्लीपर के बीच में लगाया जाता है और उसका जो मेंटेनेंस है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है अपन नहीं करता। ये डिस्कनेक्शन कहाँ नहीं देना है तो उसमें यही है कि आपका जब भी क्लीनिंग लुब्रिकेशन ग्रेफाइटिंग जब कर रहे हो टेस्टिंग कर रहे हो या एडजस्टमेंट मैकेनिकल में एक एक करके कर रहे हो जैसे तो उसके अंदर आपको डिस्कनेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कनेक्शन तब भी देना है जब वहां पर आप किसी गियर को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये भी एक ये कॉम्पिटेंसी का भी रहता है। तो ईएसएम की जो कॉम्पिटेंसी है ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है तो 4 साल रहती है जो ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा इश्यू किया जाता है और रिफ्रेशर जो है वो 4 साल में एक बार होता है ईएसएम और अपना JESSE का भी 4 साल में एक बार होता है रिफ्रेशर और दोनों की जो ड्यूरेशन है वो 4 वीक है। ये बीच में क्या कंस्ट्रक्शन का है उनका तो इसमें अपन कवर नहीं करेंगे वो अलग रहेगा। अपन सीधा 7 नंबर चैप्टर पर आ जाते हैं।
एक ही आजकल आती है कि ड्राइंग कौन कौन सी किसके पास रहती है, तो दो कैटेगरी में बांटा इन्होंने। एक आपकी हेडक्वार्टर की ड्राइंग है और एक आपकी डिविजनल की ड्राइंग है। तो आपकी SIP जो है वो आपके हेडक्वार्टर ड्राइंग में आता है। रूट कंट्रोल चार्ट भी आपकी हेडक्वार्टर ड्राइंग में आता है। और ये डिप्टी CST एंड अबव उसको साइन करते हैं। पहले इसका PCST हुआ करता था, अभी नए ऐसे में इसको कम कर दिया, डिप्टी CST एंड अबव, लेकिन ये ऑथराइज्ड होते हैं PCST के द्वारा। यहाँ पर मैं 7 नंबर चैप्टर ले लेता हूँ सीधा, जो बेसिक सिग्नलिंग का ही था एक्चुअली। तो अभी आपका नया जो है वो MSCLS ही रहेगा, इसमें कुछ है नहीं। तो सिग्नल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, राइट हैंड साइड मैंने बताया था PCOM से परमिशन लेके लगाते हैं, मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तहत। अगर कोई सिग्नल आपका नॉन ऑपरेशनल है या वर्किंग में नहीं है तो GR का 3.18 पैरा ये बोलता है उसके ऊपर एक क्रॉस बार लगी होनी चाहिए। क्रॉस बार की जो लंबाई है वो 1 मीटर है और चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर व्हाइट पेंट रहेगा। और अगर कलर लाइट सिग्नल है तो वो जलना नहीं चाहिए साथ। फिर ब्लॉक ओवरलैप मैंने आपको बता दिया था 180 मीटर रहेगा, GR का पैरा 8.01 में है, और सिग्नल ओवरलैप आपका 120 मीटर है, और सबर्बन में ये आपका 90 मीटर है। ये थोड़ा सा आप अलग से लिख लो, लेकिन ये पूछेंगे नहीं सबर्बन के, क्योंकि आजकल नया एग्जाम ले रहा है ना, तो पूरे इंडिया में ये अलग अलग रहता है, तो वही पूछेंगे। एक आपका ये सिग्नल को टेकिंग ऑफ मैंने आपको 40 तब सिग्नल और होम सिग्नल कब ऑफ किया जाएगा, ठीक है। ओवरलैप IBS सिग्नल का वो 400 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और IBS का तभी ऑफ होगा जब आपको लाइन क्लियर मिल चुका है। एक्चुअल में IBS सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल होता है। अगर IBS सिग्नल की बात करेंगे तो इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक रियर सेक्शन होता है, एक एडवांस सेक्शन होता है। रियर सेक्शन के एंट्री पॉइंट पे जो सिग्नल होता है उसको एडवांस स्टार्टर बोलते हैं, ये एक्सेल काउंटर के द्वारा कंट्रोल। और एडवांस सेक्शन के एंट्री पॉइंट पे जो सिग्नल होता है इसको अपन IBS सिग्नल के नाम से जानते हैं, और ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। और इसके आगे 400 मीटर का एक ओवरलैप होता है जिसको अपन IBS ओवरलैप के नाम से जानते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वो 400 मीटर, और विजिट डिस्टेंस 400 मीटर है, और इनर डिस्टेंस और स्टोर ये सारी चीजें हो गई है। अब ये आपका सिग्नल कहाँ पर लगेगा वो कहते हैं, ये एक्चुअल में देखो लगाने का थोड़ा सा मैं यहाँ फोटो बना के बता देता हूँ। एडवांस स्टार्टर जो मोस्ट जो पॉइंट होता है, यहाँ से सिग्नल ओवरलैप की दूरी पे लगेगा, या यहाँ पर संट सिग्नल है उस समय संट सिग्नल से सिग्नल ओवरलैप की दूरी पे लगेगा, और ये दूरी जो होती है वो 120 मीटर होती है मिनिमम। ये दूरी बढ़ सकती है अगर यार्ड में संटिंग मूवमेंट ज़्यादा है तो उस समय आप संट सिग्नल, तो ये दूरी बढ़ेगी। उस कंडीशन में ये पोर्शन मॉनिटर होना आवश्यक है, यानी ट्रैक सर्किटिंग चाहिए। फिर एडवांस स्टार्टर से होम सिग्नल के बीच की जो दूरी होती है ये आपकी ब्लॉक ओवरलैप के बराबर होती है, ये आपकी मिनिमम 180 मीटर है। और एडवांस स्टार्टर के आगे, सॉरी होम सिग्नल के आगे जो परमिटिव सिग्नल लगता है पहला, वो डिस्टेंस सिग्नल होता है, वो 1 किलोमीटर पे लगाया जाता है। और अगर आपका ग्रेडियंट है स्टेशन की तरफ भी जो बताया, और अगर वहाँ पे कैश साइडिंग आ रही आती है उस समय जो होम सिग्नल होगा उस पॉइंट से बाहर 180 प्लस 120 मीटर की दूरी पर लगाएगा। इंटरमीडिएट स्टार्टर है वो पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हुए लगाते हैं, इसके लिए वो दूरी है नहीं, उसमें लॉक बार की रहती है, ब्लू जॉइंट रहता है। एक हाँ ये भी पूछा जाता है कि आपका जो एडवांस स्टार्टर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा। यार्ड में जो एडवांस स्टार्टर होता है वो पहले फॉलिंग मार्च से 13 मीटर लेते थे, राउंड फिगर में 15 मीटर, अभी ये कर दिया है ब्लू जॉइंट या जहाँ से वो कंट्रोल होता है वहाँ से 0 से 3 दूर। और अगर होम सिग्नल के आगे पूछा जाता है, सिग्नल के आगे पूछा जाता है तो एडवांस स्टार्टर के आगे और होम सिग्नल के आगे जो ब्लू जॉइंट होता है या डिवाइस आती है वो आपके
13 मीटर की दूरी पे आती है। अपने यहाँ पर जो एस्पेक्ट है वो मैक्सिमम स्ट्रोक सिग्नल में 4 लिए हैं। स्ट्रोक रेड कलर होता है, फोकस रेड कलर होता है, अटेंशन में डबल येलो होता है और प्रोसेस। आपका पॉलीगॉन जो है वो उसके रूट के जितने पॉइंट है और आइसोलेशन के पॉइंट है उसको सबको डिटेक्ट करता है, ओवल पॉइंट को डिटेक्ट नहीं करता है जिस सिग्नल के वो लगाया गया है, जिस सिग्नल के नीचे है, और नेक्स्ट स्पीड को इम्प्रूव नहीं करता है। और पॉलीगॉन ट्रैक की जो लंबाई होती है वो 5 रेल लेंथ बराबर होती है, और रिसेप्शन सिग्नल के ऊपर लगा रखा है तो उसके आगे जो पॉलीगॉन ट्रैक लगाएंगे उसकी जो लंबाई है 5 रेल यानी 13 × 5 तो 65 मीटर होती है, और 60 सेकंड टाइम डिले रहता है, उसके बाद वो सिग्नल आपका। और स्पेस सिग्नल जब लगा रहे हो तो उसमें कोई टाइम डिले नहीं। और SWR में मेंशन रहता है कि वहाँ पर स्टेशन मास्टर आपका स्टॉप सिग्नल तब भी ऑफ करेंगे जब गाड़ी वहाँ पे डेड स्टॉप खड़ी होके हो चुकी है। फिर आपका आता है सन सिग्नल, तो ये मैंने बताया था संडे मूवमेंट है, ये बताई। इसमें खाली ये बर्थिंग ट्रैक प्रूफ नहीं होता है, वार्निंग बोर्ड इंडिकेटर तो आ चुके हैं आपके। हाँ, क्रैंक हैंडल का प्रयोग क्यों कर, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड अगर पावर सप्लाई फेल हो जाए तो मैकेनिकली ऑपरेट करने के लिए क्रैंक हैंडल का प्रोविजन किया है। और इसकी इंटरवल होती है कि आपकी HR तभी पिकअप होगी जब क्रैंक हैंडल आपका लॉक और इन कंडीशन। एक आपका SPI नाम सुना होगा, शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर, जहां पर नॉन इंटरलॉक यार्ड है और कंटिन्यूस शंटिंग होती है वहां पर इसको लगाया जाता है। तो ये भी कलर लाइट टाइप का आ गया, जब शंटिंग की परमिशन है तब येलो क्रॉस लाइट जलती है, जब शंटिंग की परमिशन नहीं है तब उसमें लाइट नहीं जलती। फिर एक आपका स्टार्टर रिपीटर होता है, तो जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं या गोलाई जहाँ पर होती है वहाँ पर स्टार्टर की पोजीशन गार्ड को रिपीट करने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रिपीटर लगाते हैं, जिसको स्टार्टर रिपीटर या गार्ड रिपीटर के नाम से जानते हैं। जब स्टार्टर ऑन है तो उसमें कोई लाइट होता है तो उसमें येलो कलर की लाइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद हो गई क्या? हाँ विषय बंद हो गई थी, अभी नेट का इश्यू रहा होगा। ओके। फिर आपकी एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग की शर्त मैंने आपको पहले बताई है, कोई भी सिग्नल को आपको ऑफ करना है तो उस सिग्नल को आप तभी ऑफ कर सकते हो जब उस सिग्नल के रूट ओवरलैप और आइसोलेशन के पॉइंट आवश्यक स्थिति में सेट और लॉक है, और उसके रूट और ओवरलैप में अगर कोई गेट है तो बंद और लॉक होने चाहिए। और अगर एक बार आपने सिग्नल ऑफ कर दिया तो ऑफ करने के बाद उस सिग्नल के रूट ओवरलैप और आइसोलेशन के जो पॉइंट है उनकी स्थिति आप बदल नहीं सकते, और उस सिग्नल के रूट और ओवरलैप में यदि कोई गेट है तो उसको आप अनलॉक करके ओपन नहीं कर सकते। और तीसरी कंडीशन आती सिग्नल है कॉन्फ्लिक्ट, जब आप उस सिग्नल को ऑफ करते हो तो उसके रूट जहाँ तक वो सिग्नल इनिशिएट हो रहा है, उस सिग्नल को इनिशिएट होने के लिए जो कंडीशन है, अगर वो कोई भी पोर्शन अगर दूसरे के सिग्नल के साथ कॉमन पड़ता है, ऐसे सिग्नल आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाता है। तो तीसरा रूल ये बोलता है कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एक साथ ऑफ नहीं कर सकते। फिर एक इसमें वर्ड यूज किया जाता है अप्रोच लॉकिंग, बैक लॉकिंग। तो एक्चुअल में इनकी जरूरत क्यों पड़ी है कि जब कोई आप सिग्नल ऑफ करते हो
तो गाड़ी जब इसको अप्रोच कर रही है और उस दौरान अगर सिग्नल और तुरंत अगर डेंजर हो जाए तो गाड़ी की स्पीड तुरंत कंट्रोल नहीं होगी और उस समय क्या करेगा, गाड़ी को खड़ी न कर पाया तो गाड़ी उस सिग्नल को क्रॉस करके चली जाएगी, तो वहाँ पे दुर्घटना की संभावना रहती है। तो वो संभावना ना हो उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि उस सिग्नल के ऊपर अप्रोच लॉकिंग लगाते हैं। अप्रोच लॉकिंग अपने पास दो तरह की है कि अगर इस सिग्नल के अप्रोच में, यानी जो मैंने रियर पोर्शन बताया वहाँ पर अगर ट्रैक सर्किट है पोर्शन और उस ट्रैक सर्किट की लंबाई नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर है, तो उस सिग्नल के ऊपर जो लॉकिंग लगाते हैं इसको बोलते हैं अप्रोच लॉकिंग। और ये अप्रोच लॉकिंग कैसे काम करती है, अगर वो ट्रैक क्लियर है और सिग्नल आपने डेंजर कर दिया यानी ऑन कर दिया तो उसका रूट तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो गाड़ी ने उस ट्रैक को ऑक्यूपाइड कर लिया है तो उस समय वो सिग्नल का जो रूट है वो तुरंत क्लियर नहीं होगा, एक टाइम डिले के बाद वहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पे ट्रैक सर्किट की लंबाई कम है या ट्रैक सर्किट नहीं है, उस समय इस सिग्नल के ऊपर जो लॉकिंग लगाते हैं उसको बोलते हैं डेड अप्रोच लॉकिंग। और डेड अप्रोच लॉकिंग में जब सिग्नल आप ऑन करते हो तो उसका रूट जो चेंज होगा या क्लियर होगा वो 2 मिनट के टाइम डिले के बाद नहीं होगा। इसको बोलते हैं अपन अप्रोच लॉकिंग। और एक होती है बैक लॉकिंग। बैक लॉकिंग क्या है कि जब गाड़ी उस सिग्नल को पार करके जा रही है तो ऑन कर दिया तो उसके रूट के अंदर जो भी आ रहे हैं वो उसकी लॉकिंग तो खत्म हो जाएगी। उसको रोकने के लिए जो लगाते हैं जिसको रूट होल्डिंग या बैक लॉकिंग के नाम से जानते हैं। तो पहले इसको अपन बैक लॉकिंग या रूट होल्डिंग को लॉक बार के द्वारा अचीव करते थे। आज की डेट में अपन ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर के द्वारा उसको अचीव करते हैं। फिर पॉइंट के ऊपर एक लॉकिंग लगती है जिसको ट्रैक लॉकिंग। एक्चुअली में पहले मैकेनिकल पॉइंट होते थे तो उसको लॉक बार के द्वारा अपन लॉक कर देते थे, तो गाड़ी जब लॉक बार के ऊपर होती थी तब उसके रूट को या पॉइंट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रिकल पॉइंट में क्या लॉक बार होती नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट अगर लगा और गाड़ी उसके ऊपर है उस दौरान पॉइंट ऑपरेट न हो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर जो लॉकिंग लगाते हैं उसको अपन ट्रैक लॉकिंग के नाम से जानते हैं। तो ये 2-3 तरह की लॉकिंग है, अप्रोच लॉकिंग, बैक लॉकिंग या रूट लॉकिंग भी बोलते हैं इसको, या ट्रैक लॉकिंग। फिर आपके इलेक्ट्रिकल में क्या किया है, एक ओवरलैप भी करते हैं। तो ओवरलैप में जो पॉइंट होता है उसको लॉक करने के लिए वहाँ पे ओवरलैप लॉकिंग बनाई जाती है, जो OVZR जो रिले होती है उसके द्वारा इसको लॉक करते हैं। फिर यहाँ पर पावर सप्लाई के बारे में बताया तो देखो अपने पास 2 तरह का है, एक नॉन आरी एरिया होता है, एक आरी एरिया होता है। आज की डेट में नॉन आरी बहुत कम रह गया है, लेकिन जहाँ पे भी है तो नॉन आरी में जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट है उसमें मेन सप्लाई जो होती है वो लोकल होती है, स्टैंड बाई जो होती है वो DG होता है और वहाँ पे 2 DG लगाते हैं अपन, और तीसरा सोलर का अरेंजमेंट वहाँ पे करते हैं। DG 2 रहते हैं स्टैंड बाई के रूप में, 1 और 2 के रूप में। तो ये नॉन आरी के रूप में। आरी के अंदर क्या होता है, मेन जो सप्लाई होती है वो आपकी 80 BT होती है, यानी अप और डाउन 80। अगर सिंगल लाइन है तो एक ही 80 रहेगा और डबल लाइन है तो 80 और BT, या अप और डाउन 80 जो रहती है वो रहेगी। और स्टैंड बाई के रूप में जो होता है वो आपका लोकल सप्लाई होता है और वहाँ पर एक ही DG अपन लगाते हैं स्टैंड बाई के रूप में। तो ये हो गया। अब पावर सप्लाई का अरेंजमेंट जो है वो एक्चुअल में आपके PCST के द्वारा अप्रूवल किया जाता है कि वहाँ पे किस तरह की पावर सप्लाई का अरेंजमेंट करना है। तो एक होता है आपका कन्वेंशनल में क्या करता है आप चार्जर, UPS और बैटरी का यूज करते हो जो ज़्यादा स्पेस कवर करता है। और एक आता है आपका IPS जो आज की डेट में जनरली अपन जो नया है वो सब जगह IPS ही लगाते हैं। और IPS का फायदा क्या है कि ब्लैंक होने की जो चांस है या प्रोबेबिलिटी हो वहाँ पे कम होती है। फिर आपका आता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी अप्रूव्ड टाइप के काम में लेते हैं अपन, CRS से अप्रूव्ड जो होते हैं वही ब्लॉक अपन को काम में लेने होते हैं। और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में एक ये ध्यान देना है कि अगर आप अर्थ जब लगाते हो और अर्थ रिटर्न पे वो काम कर रहा है उस समय हर एक ब्लॉक का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। और अगर मेटेलिक रिटर्न है यानी अर्थ रिटर्न काम में नहीं ले रहे उस समय उस अर्थ को आप कंबाइन कर सकते हो। और अर्थ की वैल्यू जो है वो आपके जो पुराने जो ब्लॉक थे उसमें 10 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और अभी जो UFSB आपका आया उसके अंदर 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर आपके डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे थे या जो SG टाइप का था तो वहाँ पर फिल्टर यूनिट जब लगाते हो
तो उसका लाइटनिंग का जो अर्थ है प्लस आपका रिटर्न पाथ का अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए, वो कंबाइन नहीं होने चाहिए। और उन दो अर्थ के बीच की भी दूरी जो है वो मिनिमम 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको। और अर्थ की जो वैल्यू मेजर जो मतलब टेस्ट जो करेंगे वो साल में एक बार करना रहेगा। मेंटेनेंस तो मंथली करेंगे, ब्लॉक का जो रिटर्न अर्थ चल रहा है मेंटेनेंस मंथली करना है, वैल्यू जो रीडिंग है वो साल में एक बार लेनी है। और वो वैल्यू अगर कन्वेंशनल ब्लॉक है तो 10 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आपका यूएफएस भी है तो उसमें 1 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका ये टेस्टिंग आता है जिसको अपन सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एक्चुअल में टेस्टिंग अभी 5 साल हो गई आपकी, सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट जिसको अपन एसटीएलटी के नाम से जानते हैं। ये 5 साल में एक बार करना होता है। और पहले मैकेनिकल वाला कभी कोई पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको पूछ ले कुछ हो तो मैकेनिकल लीवर फ्रेम्स, एसएल स्लाइड या गेट कहीं लगे मैकेनिकल, उसका जो लीवर फ्रेम है उसका जो टेस्टिंग है वो साल में एक बार करना होता है। ओवरऑलिंग जो है वो 3 साल में एक बार करनी होती है। तो ये रहेगा। और एसटीएलटी टेस्टिंग अभी जो पीआईआरआरए का हो गया वो एडीएसटी मतलब वहीं से स्टार्ट होता है, उनको करना रहेगा, 5 साल में एक बार करना होता है। मैकेनिकल में क्या होता था कि आपकी 20 लीवर फ्रेम तक है तो एसएससी वहाँ पे उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, जेई एसएससी जो भी है, और 20 से 30 तक कर लेंगे, लेकिन एसटी उसको बाद में जितना भी जल्दी वो करेंगे, और 30 से ऊपर है तो एसटी ही उसको टेस्टिंग करेंगे। फिर आपका ईआई आ गया, ईआई में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इसका भी एसआईटी वही हो गया। इसमें 2 टेस्टिंग होती है, इसमें एक को बोलते हैं फेट, एक को बोलते हैं सेट, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, और एक होता है सेट, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस खाली इतना सा है कि फेट जब टेस्ट करते हो तो उसमें खाली आप लॉजिक टेस्ट करते हो, फील्ड के साथ उसका करेस्पॉन्डेंस टेस्ट नहीं होता है। यानी उसमें क्या होता है कि आपके जो इनपुट कार्ड है वो कनेक्टेड नहीं होता है, जबकि सेट के अंदर अपन क्या करते हैं, इनपुट कार्ड के साथ उसको टेस्ट करते हैं, जितने भी वाइटर इनपुट आउटपुट कार्ड है उसके साथ टेस्ट करते हैं, सेट साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। ड्राइंग की बात करेंगे तो देखो एक आता है आपका सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान एसआईपी। तो एक्चुअल में एसआईपी जो डिजाइन होता है उसके पहले डिजाइन होता है आपका ईएसपी, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल प्लान, जिसको शॉर्ट में इंजीनियरिंग प्लान भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्केल प्लान। तो इंजीनियरिंग प्लान जो है वो अप्रूव करता है पीसीई, और जब इंजीनियरिंग प्लान बन के आ जाता है तब अपन बनाते हैं एसआईपी। तो बेस्ड होती है उसमें 3 इंफॉर्मेशन आपको मिलती है बेसिकली। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, किस कैटेगरी का स्टेशन, दूसरा वहाँ पे किस तरह की सिग्नलिंग व्यवस्था लगी है, मल्टी एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट, और तीसरा जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग, कौन सी वहाँ पे काम में ली गई, वो 3 इंफॉर्मेशन वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो जब आपकी ईएसपी बन के फाइनल हो जाती है उसके बाद अपन एसआईपी बनाते हैं। तो ईएसपी जब अपने पास आती है तो उसमें कुछ टेस्ट चेक करना होता है जिसको अपन बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल प्लान में टेस्ट। तो मोटा मोटा आइटम जो देखेंगे तो इंजीनियरिंग स्केल प्लान में अपन चेक करते हैं, उसमें एक तो ये रहता है कि एक तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन बनी होनी चाहिए, स्केल जो है वो प्रॉपर है। फिर इसमें जो सबसे मेन जो चेक पॉइंट है वो है आपके क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर में आपको ये देखना है कि 1:8.5 का क्रॉस ओवर वहाँ पे रनिंग लाइन के लिए नहीं यूज हो, अवॉइड करना है उसको। अगर किसी विशेष परिस्थिति में करना पड़े बात अलग है, उसको अवॉइड करना है। दूसरा आपका ओवरलैप में कोई गेट नहीं आना चाहिए, ओवरलैप में कोई गेट नहीं आना चाहिए, या फिर कोई ब्रिज आ रहा है उसके ऊपर कोई पॉइंट या क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए। फिर आपका ग्रेडियंट देखना है अप टू 2.5 तक, ये सारी बाकी चीज़ें रहती है। चैनेज रहता है इंजीनियरिंग स्केल प्लान में। फिर आपका उसमें कौन से पॉइंट है, पॉइंट का चैनेज है। फिर एडजॉइनिंग ब्लॉक खंड जो स्टेशन आ रहे हैं उनकी दूरी, फिर एडजॉइनिंग जो जंक्शन बड़े आ रहे हैं उनकी दूरी,
वो सारी उसमें मेंशन रहती है। फिर आपका कोई ब्लॉक सेक्शन में या ट्रैफिक कोई गेट है जिसको अपन इंजीनियरिंग या ट्रैफिक के नाम से जानते हैं, उनका चेनेज क्लासिफिकेशन, फिर रेलवे बाउंड्री, रेलवे क्वार्टर्स, फिर स्टेशन बिल्डिंग, ये सारा आपका इंजीनियरिंग स्केल प्लान में मेंशन होता है। फिर आपकी जो है ना क्लियर स्टैंडिंग लेंथ जो होती है फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क, वो आपकी मेंशन होती है इंजीनियरिंग स्केल प्लान। फिर अपन जब SIP बनाते हैं तो SIP में सारे सिग्नल, इंटर सिग्नल डिस्टेंसेज, फिर आपका बोल्ट, साइटिंग बोर्ड्स, गेट क्लासिफिकेशन, फिर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एडजॉइनिंग स्टेशन के साथ जिससे भी वो कनेक्टेड है वो कहाँ से कंट्रोल्ड हो रहा है। फिर अगर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था तो उसका एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट, फिर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड पॉइंट है तो उनके क्रैंक हैंडल चाबीज की पोजीशन या ग्रुपिंग, वो सारा आपका उसके अंदर मेंशन होता है। फिर आपका चेनेज हो गया, गेट हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। अब यहाँ पर SIP और इंजीनियरिंग स्केल प्लान में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर क्लियर स्टैंडिंग लेंथ लेते हैं, वो फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क लेते हैं, और यहाँ पर SIP में जो लेते हैं उसको बोलते हैं क्लियर स्टैंडिंग ग्रुप, CSR बोलते हैं। ये आपके स्टार्टर टू स्टार्टर आती है, और ये नया जो है वो आपका क्लियर स्टैंडिंग रूम जो है वो, या क्लियर स्टैंडिंग लेंथ जो है, सॉरी CSR जो बोलते हैं, ये 715 है नया मिनिमम में, और पुराना 686 हुआ करता था। फिर एक ड्राइंग आती है, कौन सी ड्राइंग किस पेज पे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। तो खाली आप ये ध्यान रख लो, लॉकिंग टेबल, कंट्रोल टेबल, सर्किट डायग्राम, ये जो है ना, ये सब आपके A3 पे बनाए जाते हैं। ट्रैक बॉन्डिंग ये नहीं पूछेंगे, आपका केबल टर्मिनेशन डायग्राम ये भी A3 पे रहेगा। ये कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल का है, सिग्नल SIP है, लॉकिंग डायग्राम है, केबल कोड चार्ट है, केबल रूट प्लान, ये सभी A3 पे बनाए जाते हैं। और एक मार्जिन अगर पूछ सकते हैं तो बॉर्डर जो मार्जिन रहता है वो 30 सेंटीमीटर 10 mm का रहेगा, और एक आपका मार्जिन जो लेफ्ट साइड में रहते हैं, जो आप बाइंडिंग करनी होती है, कॉपी फाइलिंग करना होता है, तो वहाँ पे 30 mm देते हैं लेफ्ट साइड। जैसे सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान में इन्होंने आइटम दे रखा है, स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रनिंग लाइन या स्टेबलिंग लाइन जितनी भी है, साइडिंग अगर है तो वहाँ पे कितनी गाड़ी खड़ी हो सकती है वो रहेगा। डायरेक्शन उसमें मेंशन रहेगा, अप और डाउन का, रिसेप्शन डिस्पैच अप और डाउन मेंशन रहेगी। फिर आपकी नॉन स्टेबलिंग, अगर कोई डेडिंग है तो नॉन स्टेबलिंग है उसकी लंबाई कितनी वो सब मेंशन रहेगा। ग्रेडियंट रहता है, और ये आपके स्टेशन, और उसके बाद 2.5 किलोमीटर कहाँ से, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से वहाँ तक का सारा ग्रेडियंट। एक चीज ये ध्यान देना, आपको ESP जब चेक करोगे तो पॉइंट के आगे 30 मीटर तक ग्रेडियंट चेंज नहीं होता, ये भी अपन उसमें चेक करते हैं। फिर आपकी टाइप ऑफ ब्लॉक वर्किंग कौन सा रहेगा, कहाँ से लगाया जाएगा, ये सारा उसमें। फिर अगर कोई डेविएशन आया है तो वो आपका रहेगा, कॉन्डोनेशन लिया अगर कोई आपने, या फिर आपका CISN है, वो सब आपका उसके अंदर मेंशन रहेगा उसके नंबर के साथ। फिर आपका ये इंजीनियरिंग नंबर है वो रहेगा। कम्युनिकेशन, अगर कोई गेट है या कोई केबिन है उसका स्टेशन मास्टर के साथ कहाँ से कहाँ कम्युनिकेशन है, एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। हाँ, ये ड्राइंग की जो मैं बात कर रहा था, हेडक्वार्टर लेवल की जो ड्राइंग होती है उसमें SIP आता है, सर्किट डायग्राम, और डिविजनल, बाकी जो सारी ड्राइंग है वो डिविजनल ड्राइंग कहलाती है। इसमें आपका इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ ये हो गया, केबल कोड चार्ट है, केबल रूट प्लान है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ट्रैक सर्किट बॉन्डिंग डायग्राम है, लोकेशन टर्मिनेशन है, ये जितने भी होते हैं ना, और पेरीमेट्री का जो डिजाइन है, ये सारा जो होता है ये सारी डिविजनल ड्राइंग कहलाती है। अब इनका आता है अप्रूव्ड कौन करता है, तो SIP TOC ये पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये पहले PCST करते थे, अभी ये डिप्टी CST एंड अबोव, लेकिन ऑथराइज्ड बाय PCST होता है, तो डिप्टी CST एंड अबोव हो जाएगा। और डिविजनल जो ड्राइंग है वो DST, सीनियर DST या डिप्टी CST के द्वारा इसको किया जाता है। अब एक चीज़ और आती है, आप जब सेंक्शन लिखते हो कोई भी नया स्टेशन, तो एक वर्ड आता है CRS सेंक्शन, एक आता है
की सैंक्शन। तो सीआरएस सैंक्शन की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है वो 1 साल होती है और वो कम जितना चाहे वो कर सकता है। और पीसीएसटी की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है वो 6 मंथ होती है। कोई सैंक्शन अगर आपने लिया है, अभी आपका सीआरएस सैंक्शन कब लेंगे, पीसीएसटी सैंक्शन कब लेंगे, तो एक्चुअल में अगर कोई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन पहले से है, उसके अंदर एक बीच में और कोई आप ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन बना रहे हो, या फिर आपका कोई पहले से मैकेनिकल इंटरलॉक गेट है, खाली वहाँ पर आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, या फिर आप उस गेट को बंद कर रहे हो, या इंजीनियरिंग स्केल प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उन सबका जो सेक्शन है वो पीसीएसटी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई नई लाइन आई है, कोई नया स्टेशन बना है, या ब्लॉक वर्किंग आप चेंज कर रहे हो, एनबीटी से आप किस में जा रहे हो, टोकन से टोकनलेस में जा रहे हो, तब आपको सीआरएस सेक्शन की जरूरत है। अगर आप खाली क्या टोकनलेस में चेंज कर रहे हो तो उसके लिए सीआरएस सेक्शन की जरूरत नहीं रहती। तो ये कुछ आपका रहेगा इसमें। फिर आपकी ये जो ड्राइंग जो होती है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो इसमें लिखा रहता है कार्डबोर्ड सिलेंडर में ले जाया जाता है फोल्डर में। ये कोई नहीं पूछता, एक वो इंक का नाम रहता है। टेबल काम क्यों नहीं रहेगी, ये एक्चुअल में टेबल है, चेकलिस्ट है। ये थोड़ा सा आप एक बार नज़र मार देना इस पे, पेज नंबर 1 हो जाएगा। इंजीनियरिंग स्केल प्लान में क्या क्या चेंज है, तो खाली ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछे जाता है, जिसमें ये है ना, ये वाला जो आइटम नंबर जो अगर 1400 से ज़्यादा टू 160 है तो सीआरएस से अपन डिस्टेंस देते हैं, और 260 से ज़्यादा स्टीपर है तो रेलवे बोर्ड विद कंसल्ट विद सीसीआरएस देता है। नॉर्मल यार्ड का जो है 1:1200 रहेगा। तो नॉर्मली यार्ड का जो है आपका है वो आउटर मोस्ट पॉइंट से 50 मीटर तक आप चेक करोगे तो 1:1200, ये आपका 1:400 तक परमिटेड है। तो ये एक वाला आइटम आप देख लेना। और ईएसपी में आपका आउटर मोस्ट पॉइंट से 2.5 किलोमीटर तक ग्रेडियंट मेंशन होना चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग स्केल प्लान में चेक करते हैं। और एक आपका क्लियर स्टैंडिंग लाइन मिनिमम आपका 715 दिया, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने 20 लिखा है, तो ये होना चाहिए। फिर आपका गेट का हो गया, ये पास अगर आ रहा है तो उसके गेट के सेंटर पोजीशन से 25 मीटर दूर होना चाहिए पॉइंट, ये देखना है। ओवरलैप में पॉइंट नहीं आना चाहिए, इसको भी अवॉइड करना है। तो ये सारे इंजीनियरिंग स्केल प्लान में रहते हैं, वो थोड़ा सा आप एक बार पैरामीटर वाइज देख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछता है। एक ये कलर स्कीम पूछी जाती है, 41 नंबर आइटम देख लेना। वर्क जो है वो ब्लैक में रहता है। प्रपोज्ड वर्क आपका इसमें रहेगा वर्मिलोन रेड या स्कारलेट ब्लैक वैरायटी में, और ऑल फ्यूचर प्रपोजल जो है एमराल्ड ग्रीन में रहता है। डिसमेंटल है वो थिन डॉटेड लाइन येलो रहेगी। फेज 1 का काम रेड में रहेगा, फेज 2 का ग्रीन डॉटेड, और सैनिटरी वर्क जो है वो ब्लू में रहता है। ये कलर कोडिंग थोड़ा सा आप देख लो। फिर मैंने आपको सुबह बताया था चैप्टर 7, 9, फिर आपका 22 नंबर हरी से संबंधित है, तो वो थोड़ा सा आप इसको देख लेना। हरी वाला 9 नंबर में एक्चुअल में इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस बताई है। 22 नंबर थोड़ा सा आप स्पेशली देख के जाना, क्योंकि अभी आजकल सब जगह आरी हो रखी है तो आरी के क्वेश्चन आते ही,
तो आरई में एक क्वेश्चन रहता है कि आपका जो सिग्नल है, तो सिग्नल अगर आपका कैटेनरी से 2 मीटर के अंदर आ रहा है तो वहाँ पर मैश लगाना है और उसको अर्थ करना है। तो ये एक्चुअल में आपका ये रहेगा, मतलब आरई के अंदर आपको ये टेबल ये थोड़ा सा देख लो मैन आइटम। फिर ये टेबल दे रखी है जिसमें आपकी रिले की जो पैरेलल लेंथ ऑफ पैरेललिज्म जो दे रखा है QNA1 इसमें आपका AC यूनिटी 1000 होनी चाहिए। सिंगल लाइन में 2.1 किलोमीटर तक और डबल लाइन में 2.8 किलोमीटर तक आप यूज कर सकते हैं। फिर आपकी K50 एक्चुअली में ये सीमेंस की रिले है तीनों। ये AC यूनिटी पे डिपेंड करता है कौन सी AC यूनिटी काम में ली है। अपने नॉर्मली जो लगाते हैं वो K50 वाली है 130 वाली, तो इसमें 750 है सिंगल लाइन में और 900 मीटर है डबल लाइन। और बाकी आपकी जो दूसरी जो AC यूनिट रिले हैं IHC में जिसकी 750 यूनिटी होती है वो 2.1 किलोमीटर तक और 2.8 किलोमीटर डबल लाइन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लेते हैं तो 1.5 है और मैक्सिमम परमिजिबल इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट तक परमिट किया गया है इसका। और उसी के आधार पे आपका जो मैक्सिमम फीड है AC सप्लाई का जो आपके LED को जाता है फील्ड में, वो अनस्क्रीन केबल में जो आप ले जा रहे हो तो सिंगल लाइन का है तब 180 मीटर तक है और डबल लाइन में 220 मीटर तक है। फिर आपकी जो पॉइंट मशीन है इसकी इम्यूनिटी एक्चुअल में जो IRS टाइप है उसमें 2 आती है, पहले 160 आती थी, अभी 160 और 400 आती है। और सीमेंस के अंदर 3 आती है, 160, 300 और 400। अभी सीमेंस कहीं है नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, आपको खाली यही पूछेंगे। तो 160 की इम्यूनिटी की मशीन है तो सिंगल लाइन में 910 मीटर तक लगा सकते हो, डबल लाइन में 1100 मीटर। और 400 इम्यूनिटी वाली है तो सिंगल लाइन में 2200 और डबल लाइन में 2800 मीटर तक आप लगा सकते हो। फिर यहाँ पर एक दे रखा है पॉइंट, जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ओपनिंग चेक करते हो। तो ओपनिंग में मैंने आपको उसमें बताया था 115 है नॉर्मल BG पॉइंट, उसमें ±3 टॉलरेंस अलाउड है। और थिक वेब है तो 160 ±3 अलाउड है। हाउसिंग के लिए एक्चुअल में नंबर ऑफ स्लीपर नहीं आता है, नहीं आता है। टंग रेल से लेके अंदर की तरफ इसका जो प्लेट बोर्ड है वो पूरा स्टोक रेल के साथ चिपकना डिपेंड करता है पॉइंट की लंबाई कितनी है। 1:8.5 का पॉइंट है, वहाँ पर ये 4 से 5 स्लीपर तक आता था। और 1:1:16 की जब मैं बात करूँगा तो ये 8-9 स्लीपर 12-13 स्लीपर तक चला जाता है। वहाँ तक ये हाउसिंग होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम स्लीपर ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन फील्ड में 3 स्लीपर अपन काम में देते हैं। खैर ये कोई पूछेगा नहीं, खाली ये पूछेंगे ओपनिंग। हाउसिंग में ये प्रॉपर आना चाहिए, वर्ड यही लिखा हुआ आपके एससीएल में। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था टंग रेल के अंदर की तरफ जो फ्लेट पोर्शन जो टंग रेल के साथ स्टोक रेल के साथ जाके चिपकता है, तो अंदर की तरफ जो फ्लेट पोर्शन जहाँ तक आता है वो पूरा फ्लेट पोर्शन आपका स्टोक रेल के साथ चिपकना चाहिए। तो ये रहता है। फिर एक आपका ये रहता है स्ट्रेचर बार जो होती है रेल के बॉटम से जो लगी होती है, इसका जो क्लियरेंस है ये मिनिमम 1.5 है और मैक्सिमम पहले 3 था, अभी इसको 5 कर दिया। तो एक वो थोड़ा सा देख लेना। और एक आपका आता है गेज। आइडियल कंडीशन में गेज 0 होना चाहिए। 0 का मतलब है आपका इनर फेस के बीच का जो डिस्टेंस है 1676 mm, इसमें ±6 mm तक अलाउड। जब आपका जो ग्रेडियंट स्टेट कोड आपका जो ग्रेडियंट 340 से कुछ ऊपर रहता है तो ये आपका इसमें रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें चैप्टर नंबर 22 जरूर देख लेना। कोई भी नया स्टेशन जब चालू कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वाले वर्क्स वाला हैंड ओवर करता है तो ओपन लाइन में सुपरवाइजर लेवल पर और ऑफिसर लेवल पे तो NI से पहले उसका एक इंस्पेक्शन होता है।
इसका तो खैर कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये पर्सनल अप्रूवल रिक्वायर्ड पीसीएसटी सैंक्शन। तो यहाँ पर ये देखो दे रखा है आपका डू नॉट रिक्वायर्ड सैंक्शन ऑफ द सीआरएस। ये लिस्ट थोड़ा पढ़ लेना 9.22 का मैंडेट है, उस पर टेलीफोन लगाना है, सीआरएस की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से इंटरलॉक्ड है उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का प्रोविजन करना है तो उसके लिए सीआरएस की जरूरत नहीं है। कोई एलसी गेट है ऑलरेडी इंटरलॉक था स्टेशन के साथ, लेकिन अभी उसकी खाली क्या है पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन सिग्नल और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ट्रैफिक का गेट है, तो उसके लिए भी आपको अलग से सीआरएस के सैंक्शन की जरूरत नहीं है। फिर आपका किस तरह का ट्रैक सर्किट लगाना है या एक्सेल काउंटर यूज करना है तो उसके लिए भी सीआरएस सेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई रिप्लेसमेंट या मॉडिफिकेशन कर रहे हो सिग्नलिंग मतलब जो भी इक्विपमेंट लगे हैं जिसमें आपके यार्ड के लेआउट और इंटरलॉकिंग स्कीम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और या मिड सेक्शन में जो आपका एलसी गेट है या ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन बताया ना, बीच में कोई और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन आप बना रहे हो तो उन सब के लिए सीआरएस सेक्शन। और अगर आपका पहले से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कोई लगा हुआ है सिंगल लाइन का टोकन लेस, मतलब आप उसको दूसरे टोकन लेस से तो सीआरएस सेक्शन की जरूरत। तो ये कुछ दे रखा है इसमें, पर इसमें ये जो अप्रूवल जो देगा वो पीसीएसटी वो देंगे, वो पावर डेलीगेट नहीं कर सकती है ध्यान। और ये जो सैंक्शन की जो वैलिडिटी होती है वो मैक्सिमम 6 महीने तक रहती है। और कोई भी नया चालू होता है तो अगर ये सीआरएस सैंक्शन या पीसीएसटी मतलब सीआरएस या पीसीएसटी नहीं देते हैं तो सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है साइट इंचार्ज के द्वारा, जो भी उस वर्क का इंचार्ज है इंजीनियर इंचार्ज वो उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू करता है। तो ये अभी 11:15 हो रहे हैं, मेरे को थोड़ी पड़ेगी क्योंकि मेरा एक कॉन्फ्रेंस के साथ, तो अभी आज का सेशन में यहीं पे तो नहीं हो पाया। इसमें आपका एससीएम एक्चुअल में क्या पढ़ना खुद को ही पड़ेगा आपको, इसमें क्या पैरामीटर वाइज चीज़ें हैं, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है, प्लस आप चैप्टर थोड़ा सा देख लेना तो आपको काफ़ी हेल्प। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन आपको चाहिए, वैसे मैं एक चीज़ बता मैं चाह रहा था पेपर देने का लेकिन टाइम अभी पूरा, तो बाद में हो सके तो अपन पेपर डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहो तो शाम के टाइम पे 7 बजे के बाद अगर मैं फ्री रहूँ तो ग्रुप में मैसेज डाल देना, तो अपन 1 या 2 पेपर सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी पेपर है। और या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज देना, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर आ थोड़ा सेशन हो सकता है आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहा होगा, वैसे सिग्नलिंग वाले तो सभी जानते हैं, टेलीकॉम वालों को इससे हेल्प मिली होगी, बाकी तो क्या 2 घंटे में तो पूरी चीज़ वैसे भी कवर नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश किया मैंने मेन चीज़ें जो रहती है जो पेपर में बताने की। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? हेलो, तो मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। तो टर्मिनल स्टेशन कौन से क्या? टर्मिनल स्टेशन कौन से क्लास ऑफ स्टेशन के अंडर में आएंगे? टर्मिनल सर टर्मिनल स्टेशन कौन से क्लास ऑफ स्टेशन के अंडर में आएंगे? स्टैंडर्ड में कौन से में आएंगे? टर्मिनल स्टैंडर्ड नहीं सर, सर क्लास ए में आएंगे या बी में आएंगे या सी में आएंगे? वो तो आप जो बना रहे हो ना बी क्लास का बनाओगे, एक्चुअल में एक एंड की तरफ तो ब्लॉक खंड जुड़ेगा ना आपका, वो तो आप जिस तरह का स्टेशन बनाओगे ए भी हो सकता है। एक्चुअल में क्या आज के डेट में मल्टी आस्पेक्ट में ए बनता नहीं है, वो सारे स्टेशन बी ही होते हैं। बस वहाँ पर ये है कि होम सिग्नल ऑफ करने की कंडीशन चेंज हो जाती है कि टर्मिनल स्टेशन है तो वहाँ पर अलग कंडीशन रहेगी,
और अगर टर्मिनल नहीं है तो अलग कंडीशन रहेगी। आप जो पढ़ोगे ना जीआर में, होम सिग्नल ऑफ करने की कंडीशन अलग होती है वहाँ पे टर्मिनल पे। बाकी अभी जो मल्टी एस्पेक्ट है वो सब आपके क्लास बी में ही होते हैं, ओके ठीक है ना। ये मल्टी एस्पेक्ट में बनता ही नहीं है। ओके और पूछिए, और किसी को कुछ पूछना है? तो अभी सेशन में यही खत्म करता हूँ क्योंकि 11:30 बजे मेरा एक कॉन्फ्रेंस है सेक्शन का। सेशन थोड़ा सा आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वैसे तो जो सिग्नल वाले हैं उनको तो सभी पता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। बाकी अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर है CUG नंबर पे 9724010803, उसके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की उसकी। कोई भी अगर क्वेश्चन या डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट अगेन, एग्जाम की आपको शुभकामनाएं। वैसे एक क्लास मेरी और होगी नेक्स्ट मंडे को, तो कुछ भी चीज़ अगर बचता है, अगर आप ऐसे पूछ लोगे तो बता दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में रहेगी तो कोशिश करेंगे उसमें काफ़ी चीज़ों को कवर करने की। एक्चुअली में ये क्या, जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये थोड़े बहुत बड़े सब्जेक्ट थे, इसको मिक्स करके कंबाइंड या समरी बना नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा जो ना सब्जेक्ट थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं चला। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। काफ़ी अच्छा सेशन था, मैं तो काफ़ी सुना मैंने, बिल्कुल टू द पॉइंट आपने पढ़ाया आज। पर हमारा आधा मिस हो गया इसमें बीच बीच में। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। अभी 11:25 से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन। ADST राजकोट से श्री विजय कुमार वर्मा सर ज्वाइन कर चुके हैं, बट अभी लेट क्लास फिनिश हुई है तो 10 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। 11:25 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है।